एक मासूम सी लड़की जिसकी एक झलक ने अंडरवर्ल्ड के बादशाह का चैन छीन लिया। वो जो पूरी दुनिया के लिए माफिया किंग है और उसके लिए बनने जा रहा है एक जुनूनी आशिक, एक खतरनाक हमसफर। एक तरफ कॉलेज की शांत जिंदगी, दूसरी तरफ माफिया की काली दुनिया, जहां प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जिद बन जाता है, एक जुनून बन जाता है और एक वादा जो तोड़ा नहीं जा सकता। ये कहानी है कबीर शेखावत और सिया मल्होत्रा की, जहां हर नज़र में आग है, हर छुअन में तूफान और हर सांस में इश्क का खौफनाक नशा। तैयार हो जाइए प्यार, पावर और पागलपन से भरी इस खतरनाक मोहब्बत की दास्तान के लिए। मेरा इश्क इतना जुनूनी होगा कि तेरी रूह तक सिहर जाएगी। मेरी दीवानगी इतनी खतरनाक होगी कि तेरी सांसें थम सी जाएंगी। जब मैं सामने आऊंगा तब तू मेरी बन ही जाएगी। तुझे देखने का, तुझे छूने का हक मैं मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। तेरी हर सांस पर मेरा नाम होगा, तेरा हर बढ़ता कदम मेरी तरफ होगा। तेरी राह भी मैं और तेरी मंजिल भी मैं ही बनूंगा। बाय माफिया किंग। कहते हैं ना कि कब, कौन और कैसे हमारी जिंदगी में दाखिल हो जाए ये हमें खुद भी नहीं पता चलता। कब कोई अजनबी हमारा सबसे खास बन जाए इसका भी कोई अंदाज़ा नहीं होता। इश्क एक ऐसी आग है जिसे बुझाया नहीं जा सकता। इश्क एक ऐसा जख्म है जो वक्त के साथ भी नहीं भरता, और इश्क एक ऐसा जुनून है जो कभी शांत नहीं होता। सोचिए कैसा लगेगा आपको जब हर पल ऐसा एहसास हो कि कोई है जो आपको दूर से देख रहा है, कोई है जो हर जगह आपका पीछा कर रहा है, कोई है जो साए की तरह आपके आसपास मौजूद है लेकिन कभी सामने नहीं आता। आप उसे महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि वो अभी खुद को जाहिर नहीं करना चाहता। और जिस दिन वो सामने आएगा उस दिन सिर्फ तबाही मच जाएगी, दीवानगी से भरी मोहब्बत की तबाही। उसकी चाहत पागलपन होगी, उसका इश्क जुनून होगा और उसकी दीवानगी सरहदें तोड़ देगी। वो एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर आग भरी है, नफरत भरी है और अंधेरा भरा है। दुनिया उसे माफिया किंग के नाम से जानती है। लेकिन क्या होगा जब यही आग से भरा हुआ हैवान एक मासूम सी लड़की के प्यार में पड़ जाएगा? क्या होगा जब पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने वाला माफिया एक नाजुक सी जान के सामने पूरी शिद्दत से अपना सिर झुका देगा? आइए जानते हैं एक माफिया और एक मासूम की इस खतरनाक मोहब्बत की कहानी में चेन्नई, तमिलनाडु की राजधानी, एक खूबसूरत और तरक्की करता हुआ शहर। ऊपर से शांत और हसीन दिखने वाला ये शहर अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए बैठा है। यहीं से शुरू होगी माफिया किंग और सिया मल्होत्रा की लव स्टोरी। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज चेन्नई का एक मशहूर कॉलेज, जहां पढ़ाई भी शानदार है और माहौल भी सुकून भरा। चारों तरफ हरियाली, अंदर भी शांति और बाहर भी सुकून। कॉलेज की गलियारे में एक लड़की तेज कदमों से लाइब्रेरी की तरफ भाग रही थी। उसकी सांसें भूल चुकी थी और चेहरा घबराहट से लाल था। वो हाँफते हुए लाइब्रेरी में घुसी और सीधे उस टेबल की तरफ भागी जहां एक लड़की आराम से बैठी बुक पढ़ रही थी। वो लड़की उसके पास पहुंचते ही जोर जोर से सांस लेने लगी। टेबल पर बैठी लड़की फौरन खड़ी हुई और उसे कुर्सी पर बैठा दिया। फिर पास से पानी का ग्लास उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। लड़की ने जल्दी से पानी पिया और हाँफते हुए बोली, वो बाहर। सिया बोली, शांत हो जा पीहू, पहले ठीक से सांस ले, फिर आराम से बात कर। लड़की ने हल्के मजाक में कहा, एक तो तू वैसे ही मोटी हो गई है, ऊपर से तुझसे ढंग से भागा भी नहीं जाता। पीहू चिढ़ते हुए बोली, सिया ज्यादा मत बोल, तू भी कोई बहुत पतली नहीं है। सिया मुस्कराई, हाँ लेकिन तेरी जितनी मोटी भी नहीं हो। पीहू ने आंखें तरेरी, चुप कर, मैं तुझे सीरियस बात बताने आई हूँ और तू मजाक कर रही है। सिया का चेहरा गंभीर हो गया। अच्छा ठीक है, बता क्या हुआ। पीहू घबराई हुई बोली, बाहर दो लड़के आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का खून पीने को तैयार हैं। सिया ने कंधे उचकाए, तो हमें उनसे क्या लेना देना। पीहू ने डरते हुए कहा, वो तेरे नाम पर झगड़ रहे हैं। एक बोल रहा है सिया मेरी है और दूसरा बोल रहा है सिया सिर्फ मेरी है। सिया चौंक गई, क्या? हाँ, इन दोनों सालों को तो कूट दूं, इतनी तलब लगी है सच में। तू क्या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जो तुझ पर ऐसे हक जमा रहे हैं? सिया की आंखें डर से भर आई। पीहू, मुझे इन सब से बहुत डर लगता है यार। मैं तो इन लड़कों की तरफ देखती भी नहीं, फिर भी ये मेरे पीछे पड़े हैं। मैं क्या करूं यार? पीहू ने उसे दिलासा देते हुए कहा,
तेरी कोई गलती नहीं है। इन जैसे लड़कों को बस टाइम पास के लिए लड़कियां चाहिए होती हैं। मैं तो कहती हूँ अगर भगवान मेरी सुन रहे हो ना तो तेरी लाइफ में एक खतरनाक बंदा भेज दे। ऐसा बंदा जिसकी दमदार पर्सनैलिटी हो, जिसके नाम से ही ये लुच्चे कांप उठे। कोई एकदम माफिया टाइप लड़का, हाय, जो तेरे प्यार में पड़ जाए। कितना मजा आएगा ना सिया। सिया डरते हुए बोली, चुप कर यार, मुझे ऐसे लोगों से सबसे ज्यादा डर लगता है। एकदम बुरे होते हैं, खून खराबा करते हैं, मुझे दूर ही रहना है ऐसे लोगों से। पीहू हंसते हुए बोली, अरे पागल, इन खतरनाक माफिया लोगों का इश्क कितना खतरनाक होगा, सोच जरा। वाह! सिया ने तुरंत टोका, प्लीज पीहू चुप हो जा, शुभ शुभ बोल। पीहू शरारती अंदाज में बोली, कितनी डरपोक है तू सिया, तुझे ऐसा आशिक ही मिलना चाहिए जो तुझे पागलों की तरह प्यार करे, तब जाकर तेरा डर कम होगा। सिया के चेहरे पर अजीब सा खौफ छा गया था। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे माफिया और क्रिमिनल किस्म के लोग। वो इन सब से बहुत डरती थी। पर उसे क्या पता था कि उसकी किस्मत में एक माफिया का दीवानगी भरा इश्क लिखा है। उसकी हथेलियों की लकीरें उसे एक माफिया की दुनिया की तरफ खींचने वाली थी। सिया एक खूंखार माफिया की पहली और आखिरी मोहब्बत बनने वाली थी। सिया के हाथ पैर कांपने लगे। वो सीधी सादी लड़की थी। उसके माँ बाप आम लोग थे, मीरा जी और रमेश जी। सिया का नेचर काफी चुलबुला था, दिखने में मासूम और कमाल की खूबसूरत थी। उसकी आंखों का रंग ब्राउन था, बाल भी ब्राउन थे, दूध जैसा गोरा बदन। उसकी हाइट लगभग 5 फीट 5 इंच थी। थोड़ा सा भी जोर से हंस ले तो उसके गोरे गाल लाल पड़ जाते थे। उसका सबसे बड़ा डर गुंडे और माफिया थे। सिया के माँ बाप ज्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन सिया पढ़ाई में होशियार थी, इसीलिए उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली थी और वो फ्री में पढ़ रही थी। दोनों दोस्त आपस में बहस कर रही थी कि तभी एक टीचर आ गई। उन्होंने लाइब्रेरी की शांति भंग करने के लिए दोनों को डांटा और बाहर जाने की सजा दे दी। सिया मुंह बनाते हुए बाहर निकली और पीहू हंसती हुई उसके पीछे पीछे आ गई। दोनों चुपचाप कॉरिडोर में खड़ी थी कि तभी पीहू बोली, सिया चल वहां चलते हैं जहां वो लड़के लड़ाई कर रहे हैं, मजा आएगा। सिया घबरा कर बोली, पीहू प्लीज, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तू यहीं खड़ी रहे। क्यों देखना है उन बदमाशों को? पीहू ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ग्राउंड की तरफ ले गई। दोनों एक पिलर के पीछे छुप गईं और उन दो लड़कों को आपस में लड़ते हुए देखने लगी। ग्राउंड के चारों तरफ भीड़ जमा हो गई थी। लड़के सीटियां बजा रहे थे और लड़कियां मजे लेती हुई देख रही थीं। 2 लड़के बुरी तरह गुंथे हुए थे। उनमें से एक चिल्लाया, सिया मेरी है समझा, मैं उसे अपनी जीएफ बनाऊंगा। दूसरे ने उसके मुंह पर मुक्का मारते हुए उसे जमीन पर धक्का दे दिया। सिया सिर्फ मेरी है और वो मेरे साथ ही रहेगी। दोनों ऐसे ही आपस में लड़ रहे थे कि तभी कॉलेज के प्रिंसिपल आ गए। उन्होंने अपने आदमियों से उन दोनों को छुड़वाया और उन्हें अपने सामने खड़ा किया। प्रिंसिपल ने दोनों को बुरी तरह धमकाया और लास्ट वार्निंग देकर छोड़ दिया। प्रिंसिपल के जाते ही दोनों फिर से भिड़ने लगे। तभी उनके बीच में एक लड़की आई और बोली, वेट, अर्पित और वरुण, तुम दोनों फालतू में झगड़ रहे हो। फैसला लेने वाली तो वो पिलर के पीछे छुपकर तुम दोनों को देख रही है। जाओ उसी से पूछ लो कि किसके साथ रहना चाहती है। सब लोग एक साथ पिलर की तरफ देखने लगे। सिया घबरा गई और पीहू के पीछे छुप गई। पीहू को उस लड़की पर बहुत जलन होती थी। पीहू चिल्लाई, अलीशा, तुझे बड़ी जलन होती है सिया से, है ना? अरे होनी भी चाहिए, बेचारी दुनिया भर का मेकअप करके आती है पर कोई लड़का भाव नहीं देता। अलीशा गुस्से से बोली, यू चीप गर्ल। वो दोनों और लड़ती उससे पहले ही अर्पित और वरुण एक साथ सिया की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें अपनी तरफ आते देख सिया और ज्यादा घबरा गई। सिया ने अपने अंदर थोड़ी हिम्मत जुटाई और खड़ी हो गई। वो कांपती हुई आंखों से उन दोनों लड़कों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखने लगी। सिया ने देखा कि वो दोनों लड़के उसकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। पीहू गुस्से से उन दोनों को घूरते हुए बोली, तुम दोनों अपनी लिमिट में रहो वरना प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगी। अर्पित तंज कसते हुए बोला, तुझसे बात कौन कर रहा है पीहू? मुझे तो बस सिया से मतलब है। पीहू आगे बढ़कर बोली, सिया मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उस पर बुरी नजर डाली ना तो तुम सबका मुंह तोड़ दूंगी। वरुण हंसते हुए बोला, ए मोटी, जाकर पिज्जा खा, हमारे बीच मत आ। सब लोग वरुण की बात पर हंसने लगे। अलीशा तो जानबूझकर ठहाके लगाकर हंस रही थी। ओह डियर, मोटी पीहू। सिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा बर्ताव करे। वो एक मासूम सी लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। आज उससे रहा नहीं गया तो वो धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोली, देखिए। सब लोग खामोश हो गए और एक्साइटमेंट से सिया की तरफ देखने लगे। कम बोलने वाली लड़की आज बोल रही थी। अर्पित और वरुण पागलों की तरह सिया को घूरने लगे। अर्पित हंसते हुए बोला, सिया बोलो ना प्लीज, आई वॉन्ट टू हियर यू।
वरुण ने आंख मारी। बोलो ना प्लीज, तड़प रहा हूँ तुम्हारी हसीन आवाज सुनने के लिए। सिया कांपते हुए पीहू के पास आई और उसका हाथ पकड़ लिया। कोई भी मेरी दोस्त का मजाक नहीं बनाएगा। अलीशा तंज कसते हुए बोली, अगर उड़ाया तो क्या किसी माफिया से हमारी शिकायत करोगे? लिटिल बेबी। पीहू गुस्से से आगे बढ़ी। तुम? सिया ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। रहने दे पीहू, इनके मुंह लगने से कोई फायदा नहीं। सिया पीहू को अपने साथ सीधे कैफे की तरफ ले गई। पीहू पीछे से सबको गुस्से से घूरती हुई चल रही थी। अर्पित और वरुण अजीब नजरों से सिया को देखते रह गए। कैफे में पहुंचते ही पीहू सिया पर बरस पड़ी। सिया यार, हर बार बचकर भागना सही नहीं होता, कई बार सिचुएशन का सामना भी करना पड़ता है। सिया शांत लेकिन मजबूर लहजे में बोली, देख पीहू, मैं आम घर से हूँ, यहाँ स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ। इन लोगों से लड़कर मैं किसी से पंगा नहीं ले सकती। मुझे शांति से जीना है। इन लड़ाकू बदमाशों और गुंडों से दूर ही रहना है। अगर इन सब चक्करों में पड़ रही तो मेरे घर वालों पर क्या बीतेगी, तूने सोचा है? नहीं पीहू, मुझे चुपचाप शांति से रहना है। पीहू ने उसे समझाते हुए कहा, तू अभी नहीं समझेगी पर जल्दी ही समझेगी। कोई तो होगा जो तुझे अच्छे से समझाएगा, कोई तो ऐसा होगा जो तुझे मजबूत बनाएगा। सिया हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं खुद मजबूत हूँ, बस मुसीबतों में जानबूझकर नहीं फंसती। पीहू ने कंधे उचकाए। छोड़ यार, बहस करने का कोई मतलब नहीं। चल अब नेक्स्ट बची क्लास ले लेते हैं, फिर चलते हैं। इतना कहकर पीहू आगे निकल गई। पीछे खड़ी सिया धीरे से खुद से बोली, मैं कमजोर नहीं हूँ, बस मजबूर हूँ। हर किसी से पंगा लेने गई तो मेरी पढ़ाई छूट जाएगी, और वैसे भी इन लुच्चों से दूर रहना ही बेहतर है, और उन माफिया लोगों से तो और भी ज्यादा, क्योंकि इनके अंदर दिल नहीं होता। ये तो बस क्राइम की भाषा जानते हैं। मुझे ऐसे लोगों से जितना डर लगता है उससे कहीं ज्यादा नफरत करती हूँ। बस कभी ऐसे लोगों से मेरा सामना ना हो। इतना कहकर सिया भी पीहू के पीछे पीछे क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। सिया को क्या पता था कि जिनसे वो बचना चाहती है वही उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्राइम की दुनिया का बादशाह, माफिया किंग आ रहा है फूल सी कोमल सिया की शांत जिंदगी में एक तूफान बनकर। सिया और पीहू की आज की क्लासेस खत्म हो गई थी। दोनों पीहू की स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ निकल पड़ी। कॉलेज से थोड़ी दूर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि हाईवे पर भारी जाम लगा हुआ है, इसलिए पीहू ने स्कूटी दूसरे रास्ते से मोड़ ली। ये रास्ता काफी सुनसान था, पर दोनों हंसते बोलते आगे बढ़ रही थी। तभी सिया को एहसास हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गई। कुछ लड़के बाइक पर सवार होकर उन दोनों का पीछा कर रहे थे। पीहू ने स्कूटी के शीशे में देखा तो उसे गुस्सा आ गया। उसने स्कूटी की स्पीड तेज कर दी, लेकिन लड़कों की बाइक काफी फास्ट थी। उन्होंने और तेज रफ्तार से उनका पीछा किया। सिया डरते हुए बोली, पीहू भगा। पीहू घबराते हुए बोली, अरे सिया, इससे तेज नहीं चला सकती मैं लाडू। सिया झुंझला गई। उफ़्फ़ो, एक तो तेरी ये लाडू। दोनों बहस करती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी वो लड़के स्कूटी के आगे आ गए। पीहू ने जोर से ब्रेक मारा। सिया का सिर पीहू की पीठ से टकरा गया। वो लड़के उनकी स्कूटी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगे। सिया डर के मारे उनकी तरफ देख भी नहीं पा रही थी। वो बस घबराई हुई पीहू की तरफ देख रही थी। पीहू का गुस्सा बढ़ चुका था उन लफंगों की हरकतें देखकर। वो और सिया स्कूटी से उतरी तो लड़कों ने बाइक उनके पास ले जाकर उन दोनों के चारों ओर चक्कर लगाने शुरू कर दिए। पीहू ने अपना मुक्का रेडी किया और उन लड़कों की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से एक गाड़ी का तेज हॉर्न सुनाई दिया। सबकी नज़र उस गाड़ी पर चली गई। एक महंगी सी न्यू मॉडल ब्लैक मर्सिडीज उन सबके सामने आकर खड़ी थी। सिया और पीहू दोनों हैरानी से देख रही थी, और वो लड़के भी रुककर उस खूबसूरत गाड़ी को घूरने लगे। गाड़ी लगातार हॉर्न बजा रही थी, जिसकी वजह से दोनों लड़कियों ने अपने कानों पर हाथ रख लिए। पीहू का तो मन कर रहा था कि ड्राइवर का मुंह तोड़ दे। सब लोग देख ही रहे थे कि तभी गाड़ी से कुछ गार्ड्स बाहर निकले। उन्होंने सिचुएशन का जायजा लिया और अंदर बैठे आदमी को इशारा कर दिया। कुछ ही देर बाद एक हैंडसम सा आदमी बाहर निकला। उम्र करीब 26 साल रही होगी। उसने डार्क नेवी ब्लू पैंट, लाइट ब्लू शर्ट और उसके ऊपर नेवी ब्लू कोट पहन रखा था, काले चमकते जूते और हाथ में महंगी घड़ी। वो बाहर आकर सीधे उन लड़कों को घूरने लगा। दिखने में वो आदमी काफी हैंडसम था, लंबा चौड़ा और बॉडी भी जबरदस्त थी। न जाने क्यों उसे देखते ही पीहू के दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो उसे बिना पलक झपकाए घूर रही थी। सिया के मन में ऐसा कुछ नहीं था, वो तो बस हैरानी से सब देख रही थी। वो आदमी आगे आया और लड़कों को घूरते हुए बोला, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या साले, जो राह चलती लड़कियों पर बुरी नजर डाल रहा है? शर्म नहीं आती? ये भी किसी की बहन बेटी हैं। चल निकल यहाँ से, वरना तेरी माँ बहन को उठवा लूंगा। उस आदमी की आवाज, उसकी धमकी और उसका रौब देखकर लड़के डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। वो आदमी मुड़ा और सिया और पीहू के पास आकर बोला, आप दोनों ठीक तो है ना? पीहू बेरुखी से बोली, जी हाँ, अब आप जा सकते हैं। उस आदमी को पीहू का यूं बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने तिरछी नजर से उसे देखा और बोला, भलाई का जमाना नहीं है, एक तो मदद करो और ऊपर से। पीहू चिढ़कर बोली, क्या बात पूरी करो ना, यूं आधी अधूरी क्यों बोलते हो?
वो आदमी हल्की मुस्कान के साथ बोला, वो क्या है ना कि मेरे पास इतना वक्त नहीं कि तुम पर बर्बाद करूं। आज हमारे बॉस मुंबई से वापस आ रहे हैं, उन्हें लेने जाना है। बीच में आपको देखा तो मेरी नज़र रुक गई। I mean, जिस सिचुएशन में आप थीं। पीहू ने मुंह बिगाड़ा और सिया का हाथ पकड़कर उसे स्कूटी के पास ले गई। दोनों स्कूटी पर बैठ गईं और पीहू ने स्कूटी स्टार्ट कर दी। वो आदमी टेढ़ी मुस्कान के साथ पीहू को देखता रहा। उन दोनों को जाता देख वो धीरे से बोला, नक चढ़ी, बहुत जल्द मुलाकात होगी। पीहू को बहुत गुस्सा आया। उसे समझ आ गया कि उसने उसी को नकचढ़ी कहा है। पीहू कुछ करती उससे पहले ही सिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत रहने को कहा। दोनों वहां से निकल गईं। उनके जाने के बाद वो आदमी कार से टिककर खड़ा हो गया और पीहू के बारे में सोचने लगा। नकचढ़ी है, इसे तो सीधा करके रहूंगा। एक बार हाथ लग जाए तो बता दूंगा कि मैं ईशान शेखावत क्या चीज हूं। तभी एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और ईशान से बोला, सर जल्दी चलिए, वो आ चुके हैं। 1 मिनट की भी देरी हुई तो सबकी खाल उतार देंगे। ईशान डर गया और फटाफट कार में बैठ गया। उनकी गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ गई। कुछ देर बाद वे लोग एक सुनसान जगह पर पहुंचे। ईशान गाड़ी से बाहर निकला और एक जगह जाकर एकदम सावधान की पोजीशन में खड़ा हो गया। बाकी सारे आदमी भी चारों तरफ खड़े हो गए। कुछ देर बाद वहां एक चॉपर आया, हेलीकॉप्टर, और चेन्नई की जमीन पर उतर गया। चॉपर देखते ही सब आदमियों के पसीने छूट गए। ईशान खुद कांपने लगा। सबकी नज़र चॉपर के गेट पर टिकी थी। एक झटके से चॉपर का गेट खुला। सब लोग डर और एक्साइटमेंट से देखने लगे। तभी वहां से एक आदमी उछलता हुआ बाहर आया और जमीन पर बेहाल सा गिर पड़ा। वो खून से लथपथ तड़प रहा था। सब लोग डर गए। ईशान उसे देखकर समझ गया कि उनके बॉस आज पक्का बहुत गुस्से में हैं, तभी तो उसका ये हाल किया गया। सबकी नज़र फिर से चॉपर के गेट की तरफ गई। इस बार सबकी आंखों में खौफ छा गया, क्योंकि वहां से एक बेदर्द माफिया नीचे उतर रहा था। सबने देखा एक लंबा सा जबरदस्त बॉडी वाला आदमी, जिसने ऊपर से नीचे तक पूरे काले कपड़े पहन रखे थे। उसके चेहरे पर काला चश्मा था, जिससे उसकी डरावनी आंखें दिख नहीं रही थी। वो किसी हैवान की तरह चॉपर से नीचे उतरा। चॉपर के पंखों की हवा से उसके सिल्की बाल उड़ रहे थे और उसके माथे पर आ रहे थे। एक खतरनाक लेकिन उतना ही हसीन आदमी बड़े रौब से आगे बढ़ा। चलते हुए उसने अपने कोट की जेब से रुमाल निकाला और अपने चेहरे पर पड़े खून के छींटे पोंछने लगा। फिर उसने रुमाल वहीं फेंक दिया। तो अब हमारी कहानी में आ चुका है वो शख्स जो इंसान कम और हैवान ज्यादा है, कबीर शेखावत, अंडरवर्ल्ड का माफिया किंग। सिया और पीहू का मूड पूरी तरह ऑफ हो चुका था। पहले कॉलेज में अर्पित वरुण का तमाशा और फिर रोड पर बाइक वालों की बदतमीजी, ये सब सोचकर पीहू को गुस्सा आ रहा था और सिया खामोश सी अपनी सोच में डूबी हुई थी। क्यों लड़कियों के साथ ऐसा होता है? लड़कियों ने अपना टाइम पास क्यों समझते? क्या कहीं कोई ऐसा भी होगा जो सब कुछ समझता हो, या फिर सभी लड़के एक जैसे होते हैं? नहीं, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। मुझे उम्मीद है कोई ना कोई तो होगा जो सबसे अलग होगा। सिया अपने ख्यालों में इतनी खोई हुई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि पीहू कब से हॉर्न बजा रही है। काफी देर बाद जब होश आया तो देखा वो अपने घर के सामने खड़ी थी। सिया स्कूटी से उतरी और पीहू का चेहरा देखने लगी, जो गुस्से से लाल हो रहा था। सिया, हेलमेट उतार। पीहू, क्यों? उतार ना यार। पीहू ने हेलमेट उतार दिया। तभी सिया आगे बढ़ी और उसके गाल पर एक प्यारी सी गहरी किस कर दी। पीहू का सारा गुस्सा गायब हो गया। वो मुस्कुराते हुए सिया को देखने लगी। हाय, तेरे ये गुलाबी नर्म होठ मुझे मजबूर कर देते हैं कि मैं अपनी नीयत खराब कर लूं तेरे लिए। सिया, धत पागल। पीहू, ओए होए, देखो तो सिया जी शर्मा रही हैं। यार, तो अपने शैतान से पति के सामने भी यूं ही शर्माएगी या कुछ साहसिक काम करेगी? सिया की बच्ची, चुप कर। छी, कितना कुछ सोच लेती है तू। लगता है मुझे मेरे जीजू ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढ ले, जो मेरे लायक हो और जो मुझे कंट्रोल कर सके। हाँ, ऐसा कोई ना कोई तो होगा जो मेरी पीहू और उसके गुस्से को काबू कर सके। कोई तो होगा जो इस नकचड़ी को संभाल पाएगा। जैसे ही सिया के मुंह से नकचड़ी निकला, पीहू को उस ईशान की याद आ गई जिसने आज उसे यही कहा था। पीहू को उस पर फिर से गुस्सा आने लगा। आया बड़ा, मुझे नकचड़ी बोलने वाला, खुद तो सांड जैसा दिखता है। सिया, क्या बात है? जीजू के ख्यालों में खो गई थी मैडम। तू लिख ले, मुझसे पहले तो तुझे कोई ले जाएगा अपने प्यार की दुनिया में। अरे नहीं नहीं, क्राइम की दुनिया में। चुप कर यार, तू बार बार उन क्रिमिनल्स को क्यों याद करती है? कहीं तेरी भी शादी किसी बड़े क्रिमिनल से ना हो जाए। और याद रखना, अगर मेरी हुई ना तो तुझे भी उसी गुनाह की दुनिया में खींच ले जाऊंगी और किसी से तेरी शादी करवा दूंगी।
चल इसी बहाने क्राइम करना भी सीख जाएंगे दोनों दोस्त जोर जोर से हंसने लगी। सिया ने पीहू को बाय कहा और अपने घर के अंदर चली गई। सिया का घर छोटा सा लेकिन प्यारा था। घर में उसके मम्मी पापा और एक छोटी बहन थी जो मुंबई में IIT की कोचिंग कर रही थी। दोनों बहनें पढ़ाई में बहुत होशियार थीं। घर के बाहर छोटा सा गार्डन था और एक झूला लगा हुआ था। सिया अंदर गई। उसने देखा हॉल में मीरा जी न्यूज़ देख रही थी और उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। सिया उनके पास जाकर बैठ गई और उनके कंधे पर सिर रख दिया, लेकिन मीरा जी ने ध्यान नहीं दिया। सिया को बुरा लगा। उसने मम्मा का चेहरा अपनी तरफ घुमाया तो मीरा जी गुस्से में बोली, डिस्टर्ब मत कर सिया। सिया सोचने लगी कि ऐसा क्या देख रही हैं। उसने टीवी की तरफ देखा, न्यूज़ चल रही थी। एशिया का नंबर 1 माफिया किंग फिर से दरिंदगी पर उतर चुका है। कुछ दिनों की खामोशी के बाद हैवान वापस जाग चुका है। इस बार और भी बेरहमी से अपना खेल खेल रहा है। मुंबई के मलाड इलाके में 50 लोगों की लाशें मिली हैं। ये सभी एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग से जुड़े थे। गैंग लीडर लापता है, बाकी सब मारे जा चुके हैं। खुफिया खबरों के मुताबिक इन मौतों के पीछे माफिया किंग का हाथ है, क्योंकि हाल ही में वो मुंबई आया था और आज ही चेन्नई अपने शहर वापस लौटा है। जैसे जैसे न्यूज़ चल रही थी, सिया के पसीने छूट रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन माफिया किंग नाम से ही उसे डर लग रहा था। वो कभी क्राइम न्यूज़ नहीं देखती थी, इसलिए उसे इसके बारे में कुछ पता नहीं था। आज पहली बार जानकर उसकी हालत खराब हो रही थी। कैसा होगा ये इंसान? कितना भयानक होगा जो एक साथ 50 जाने ले सकता है? इसके अंदर इंसानियत तो होगी ही नहीं। सिया डर गई थी। तभी मीरा जी की नज़र सिया पर गई। उन्होंने टीवी बंद कर दिया और सिया के माथे पर हाथ फेरने लगी। मीरा जी, क्या हुआ? तू डर क्यों रही है? सिया, ये इंसान नहीं, ये हैवान सच में है क्या? हाँ, माफिया है, बहुत बड़ा। पता नहीं कितने खून कर चुका होगा, कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। कहते हैं बहुत बेरहम है, इंसानियत से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। पूरा अंडरवर्ल्ड इसके नाम से कांपता है, और वाजिब है, क्योंकि ये है ही इतना निर्दयी और खूंखार। उम्र भी बस 28 साल की है और इतने खतरनाक काम करता है। किसी चीज़ की कमी नहीं, बस इंसानियत की। सिया के तो पसीने छूट गए। भगवान उसे दूर ही रखे ऐसे हैवान से। सिया, मम्मा, ये तो चेन्नई में आ गया है अब। मीरा जी, ये यहीं का है तो यहीं आएगा ना? सिया, मुझे डर लग रहा है मम्मा। मीरा जी, तू क्यों डर रही है? तेरा उससे कोई लेना देना थोड़ी है। वो बहुत दूर है तेरी इस आम जिंदगी से, और तू बहुत दूर है उसकी खतरनाक दुनिया से। हाँ, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैं अपनी आम जिंदगी में खुश हूँ और वो अपनी खूनी दुनिया में। सिया को आज सच में बहुत अजीब लग रहा था। उसने खुद को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। उधर नीचे हॉल में मीरा जी फिर से माफिया किंग वाली न्यूज़ देखने लगी। उधर एक अनजान जगह ईशान की हालत खस्ता थी। आज वो चेन्नई वापस आ चुके थे और अब सबकी खैर नहीं थी। इस बार ईशान ने पूरी कोशिश की थी कि कोई गड़बड़ ना हो, लेकिन उस हैवान का कोई भरोसा नहीं। वो छोटी सी कमी भी निकाल ले तो बेदर्दी से सज़ा दे सकता है। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते ही वो हैवान माफिया किंग ईशान की तरफ बढ़ा। चलते चलते उसने बड़े स्टाइल से अपने बालों में हाथ फेरा और कातिल निगाहों से चारों तरफ सबको घूरने लगा। वो ज़मीन पर पड़े आदमी के पास आकर रुका और उसे अजीब नज़रों से देखते हुए उसके चारों तरफ रौब से चक्कर लगाने लगा। आसपास खड़े सारे लोग डर से कांप रहे थे। ईशान आगे आया और उस आदमी के सामने सिर झुकाकर बोला, वेलकम बैक माफिया किंग। माफिया किंग ने एक तिरछी नज़र से ईशान को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे धीरे उसके पास आया। ईशान के हाथ पैर कांप रहे थे। माफिया किंग ने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और अपना एक हाथ उसके कंधे पर रख दिया। ईशान के तो पसीने छूट गए। वो उसके पीछे खड़ा था। अचानक एक झटके से उसके कंधे पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। माफिया किंग उसकी झुकी हुई आंखों में देखने लगा, फिर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और अपनी खूंखार आवाज़ में बोला, मेरे ही शहर में मुझे वेलकम बैक। ईशान, सॉरी माफिया किंग। माफिया किंग ने उसकी ठुड्डी छोड़ी और ज़मीन पर पड़े उस बेहाल आदमी के पास चला गया। उसने अपने जूतों से उसकी हथेलियों को मसलना शुरू कर दिया। वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा। माफिया किंग ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया। एक गार्ड तुरंत आगे आया और उसके हाथ में एक खंजर पकड़ा दिया। फिर वो चुपचाप वापस अपनी जगह खड़ा हो गया। माफिया किंग खंजर को अपनी उंगलियों पर घुमाते हुए बोला, मुझे पता है तू प्यासा है, आज तेरी प्यास बुझानी है।
चल, आज गर्म खून से तेरी प्यास बुझाते हैं। जमीन पर पड़ा आदमी रोने लगा। वो उसके पैरों को पकड़कर गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ कर दो माफिया किंग, मैं मानता हूँ मुझसे गुनाह हो गया, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझे मत मारो, मेरे पर दया करो। माफिया किंग ने उसके हाथ को अपने पैरों से झटक दिया और खंजर को शैतानी नजरों से देखने लगा। फिर जहरीली निगाहों से उस आदमी को देखते हुए बोला, तुझे लगता है तेरी ऊंची शान है, मगर अफसोस तू अभी मुझसे अनजान है। वो आदमी रोते हुए बोला, माफ कर दो माफिया किंग, मैंने गलत जगह पंगा ले लिया, मुझे नहीं पता था आप इतने खतरनाक हैं और वो आपका इलाका है। माफिया किंग उसके माथे के पास एक घुटने पर बैठ गया। उसने खंजर को उसके गले पर हल्के से फेरते हुए कहा, क्या करूं, तू उसी वक्त हाथ लगा जब मेरा ये साथी प्यासा है। अब इसकी प्यास तो बुझानी पड़ेगी, तभी तो ये मुझे वफादार रहेगा, क्योंकि इसकी बेवफाई माफिया किंग बर्दाश्त नहीं करता। वो आदमी अब समझ चुका था कि उसकी मौत तय है। उसने शेर की मांद में हाथ डाल दिया था। अब शेर जाग चुका था और बेरहमी पर उतर चुका था। अब उसे कोई नहीं बचा सकता था। उधर सिया का कमरा। सिया अपने कमरे की खिड़की से नीचे रोड पर खेलते मासूम बच्चों को देख रही थी। वो हल्की सी मुस्कुरा रही थी। अचानक उसके दिमाग में माफिया किंग वाली न्यूज़ घूमने लगी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। फिर खुद से बोली, नहीं सिया, जिस इंसान से तेरा कोई वास्ता नहीं, उसके बारे में तुझे सोचना भी नहीं चाहिए। वो एक हैवान है, खूनी है, उसका तुझसे कोई लेना देना नहीं। तेरी और उसकी दुनिया बहुत अलग है। हे भगवान, बस इतनी कृपा करना कि मुझे इन लोगों से कोसों दूर रखना। मैं अपनी आम दुनिया में खुश हूँ, बस ऐसे ही खुश रहना चाहती हूँ। कहते हैं जो लकीरों में लिखा होता है वो होकर रहता है। हमें नहीं पता हम कब किस मोड़ पर किस से मिल जाएं और वो इस कदर हमारे लिए दीवाना हो जाए कि हमारी परछाई बन जाए। हर जगह हमारे करीब रहे, कदम से कदम मिलाकर चले। कुछ ऐसी ही मोड़ लाने वाली थी सिया की जिंदगी, क्योंकि वो आ चुका था अब कबीर शेखावत उर्फ माफिया किंग। सिया अपने ही ख्यालों में खोई पास के पार्क में बच्चों को खेलते देख रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर खड़ी है। कल का दिन उसकी किस्मत में क्या तूफान लाने वाला है, ये तो उसे कल ही पता चलेगा। उधर माफिया किंग अपने खंजर की प्यास बुझाने पर आमादा था। जमीन पर पड़ा आदमी अब पूरी तरह टूट चुका था। उसका बचना नामुमकिन लग रहा था। माफिया किंग उसे हैवानी नज़रों से घूर रहा था और अचानक उसने वही खंजर उसके सीने में उतार दिया। वो आदमी दर्द से चीख उठा और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गया। माफिया किंग के चेहरे पर खून के छींटे पड़े हुए थे। आसपास खड़े लोग डर के मारे उस बेजान लाश को देख रहे थे जिसने माफिया किंग से गद्दारी की थी और आज उसकी कीमत चुका दी थी। माफिया किंग खड़ा हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाया तो एक गार्ड ने आकर उसके हाथ में नैपकिन थमा दिया। पहले उसने अपना चेहरा साफ किया, फिर उसी नैपकिन से अपने खंजर को पोंछा और उसे कोट की जेब में डाल लिया। माफिया किंग मुड़ा और ईशान की तरफ बढ़ा। उसने ईशान को एक पल तेज नज़र से घूरा और सीधे अपनी कार की ओर चल दिया। ईशान उसके पीछे पीछे चल पड़ा। गार्ड ने गेट खोला और माफिया किंग कार में बैठ गया। सभी लोग गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल पड़े। कार के अंदर खामोशी थी। ईशान बार बार पीछे देखता और माफिया किंग की ठंडी नज़रों से डरकर फिर सामने देखने लगता। अचानक उसके कानों में एक भारी आवाज़ गूंजी, बोलो, क्या बोलना है? ईशान के चेहरे पर हल्की सी खुशी आ गई। वो गर्व से बोला, भाई, आज रोड पर कुछ लड़के 2 मासूम लड़कियों को परेशान कर रहे थे। मैंने उन्हें डरा धमकाकर भगा दिया। सही किया ना भाई? माफिया किंग, जान से नहीं मारा? ईशान, नहीं भाई, उन्होंने इतना कुछ किया ही नहीं था कि जान से मार देता। माफिया किंग, तो उनके कुछ करने का इंतजार करता ताकि फिर हम उन्हें मारे। तब तक वो लड़की तो बर्बाद हो चुकी होती है ना? ईशान, सॉरी भाई। माफिया किंग, अपने पास रखो। ये माफिया किंग का उसूल था। वो कभी औरतों की इज्जत नहीं लूटता और ना किसी को लूटने देता। वो हर तरह का जुर्म करता था, लेकिन लड़कियों के मामले में उसके अंदर इंसानियत जिंदा थी। जब भी वो सुनता कि किसी लड़की के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसका खून खौल उठता, उसके पुराने जख्म ताज़ा हो जाते। उसका अतीत एक दर्दनाक कहानी था जिसे उसने अपने गुनाहों के पीछे छुपा रखा था, और आज वही आदमी एक खूंखार माफिया बनकर दुनिया के सामने बेखौफ खड़ा था। दोनों
खामोश हो गए। ईशान समझ चुका था कि माफिया किंग को फिर से अतीत की याद आ गई है। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत साफ छलक रही थी। ईशान ने अब चुप रहना ही बेहतर समझा और सामने देखने लगा। उसके दिमाग में पीहू का चेहरा घूमने लगा। उसके होंठों पर अपने आप मुस्कान आ गई। पीछे बैठा वो हैवान, जिसके चेहरे पर ना मुस्कान थी ना इंसानियत, बस नफरत और गुस्सा। गाड़ियां जंगल की तरफ बढ़ने लगीं। कुछ दूर जाकर एक विशाल दरवाजा आया जो धीरे धीरे खुल रहा था। सभी गाड़ियां उसके अंदर जाती चली गईं। पूरा इलाका जंगली था। ऊंचे पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे और जंगली जानवर। यही इस हैवान का घर था। 2 पहाड़ों के बीच एक शानदार सा बंगला बना था, जिसके पीछे एक बड़ा झरना बह रहा था। चारों तरफ घने पेड़ पौधे उसकी खूबसूरती बढ़ा रहे थे। रात के वक्त जानवरों की आवाजें हर तरफ गूंजती थीं, पर माफिया किंग को इन सब की आदत थी। ये सब उसके साथी थे, जिनके साथ वो अक्सर वक्त बिताता था। गेट खुला, गाड़ियां लाइन में अंदर गईं। अंदर भी चारों ओर हरियाली थी। जंगल जैसा माहौल था, पर बेहद खुशनुमा। सभी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकीं। ईशान ने दरवाजा खोला। माफिया किंग अपने रॉब के साथ नीचे उतरा। सब लोग उसके पीछे पीछे अंदर जाने लगे। अंदर से भी घर बेहद खूबसूरत था। पूरा बंगला कांच की दीवारों से सजा था। बीच में एक विशाल हॉल, जिसके चारों ओर कांच की दीवारें थीं। बाहर के हरे भरे पेड़ और पीछे बहता झरना सब दिखाई दे रहा था। माफिया किंग को देखते ही सब लोग सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। वो सीधा जाकर हॉल के बड़े से सोफे पर बैठ गया। उसके सभी आदमी सिर झुकाकर उसके सामने खड़े थे। माफिया किंग एक एक को पैनी नजर से देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक आदमी पर टिक गई। वो उसे घूरने लगा और हैवानी मुस्कान बिखेर दी। माफिया किंग, आगे आओ। वो आदमी कांप उठा, डर के मारे पीछे हटने लगा। माफिया किंग को गुस्सा आया। उसने ईशान की तरफ देखा। ईशान ने उस आदमी की कॉलर पकड़कर उसे आगे धक्का दिया। वो आदमी कांपता हुआ माफिया किंग के सामने खड़ा हो गया, सिर झुकाए डर से थरथराता हुआ। माफिया किंग, कितने पैसे ठोके उसने मुझसे गद्दारी करने के लिए? वो आदमी और कांप गया, पसीने से भीग गया। सब लोग उसी को घूर रहे थे। वो घुटनों पर बैठ गया और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो बॉस, मैं बहक गया था, पैसों के लालच में आ गया था। मेरी मति मारी गई थी जो आपसे गद्दारी कर बैठा, मुझे माफ कर दो। माफिया किंग ने अपने आदमियों की तरफ देखा, फिर उस गिड़गिड़ाते आदमी को देखा। वो आराम से सोफे पर टिक गया और ठंडी आवाज में बोला, माफ कर दूं, मार दूं, क्या करूं? तुम सब बताओ। सबकी हालत खराब थी, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। जिस तरह माफिया किंग बात कर रहा था, उससे साफ था कि ये आदमी तो गया। माफिया किंग खड़ा हुआ। उसने सामने बैठे आदमी की कॉलर पकड़ी और एक झटके में उसे जमीन से उठा लिया। उसकी उंगलियां उस आदमी के बालों में फंसी और माफिया किंग ने बेरहमी से उसकी गर्दन पीछे की ओर झटका दी। खून से भरी सर्द निगाहों से उसे घूरते हुए वो धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, तू वजह बना है उसकी तकलीफ की, तू वजह बना है उस लड़की की मौत की, तो तुझे कैसे माफ कर दूं? तुझे तो वहीं जाना होगा जहां दुनिया का क्या, इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे निर्दयी और बेरहम बैठा है और तेरा ही इंतजार कर रहा था। इतना कहते ही माफिया किंग ने उसे धक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो मुड़ा और सामने खड़े ईशान से बोला, इसे वहां ले जाओ, वहीं आकर इसे मिलता हूं। ईशान ने सिर हिलाया। 2 गार्ड उस आदमी को घसीटते हुए बाहर ले गए। माफिया किंग बिना पीछे देखे सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। हर कदम में गुस्सा और दर्द दोनों थे। कबीर का कमरा, बीस्ट्स हेवन। माफिया किंग ने अपने कमरे का दरवाजा खोला। अंदर जाकर वो ठीक कमरे के बीचों बीच खड़ा हो गया। उसका कमरा किसी राजा के महल से कम नहीं था। सामने गोल आकार का बड़ा सा बेड, बाईं तरफ एक खूबसूरत बैल्कनी जहां से घने जंगल की डालियां अंदर तक झांक रही थीं। बैल्कनी का कांच का गेट खुला हुआ था। बाहर की ठंडी हवा अंदर आ रही थी और लंबे पर्दे हवा में लहरा रहे थे। हवा का एक झोंका कबीर के चेहरे से टकराया। उसके रेशमी बाल उसके माथे पर उड़ने लगे। इस पल वो दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी लग रहा था, लेकिन अंदर से वो एक हैवान था। माफिया किंग ने अपना कोट उतारा और बैल्कनी में चला गया। उसका खुला बदन ठंडी हवा से कांप सकता था, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस सामने फैले हरे भरे जंगल को घूरता रहा। उसकी काली आंखों में नफरत और बेरहमी साफ झलक रही थी। वो पूरी रात वहीं खड़ा रहा, अंधेरे जंगल को देखता रहा। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसे बुलाए या उसके कमरे में आए। अगली सुबह सिया का घर। सिया मल्होत्रा कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। उसने फटाफट कपड़े बदले, बैग उठाया और नीचे आ गई।
रसोई से आवाज आई, मीरा जी। सिया बेटा जल्दी नाश्ता कर ले, आज तेरे फेवरेट पोहे बनाए हैं। सिया, मम्मा लेट हो जाऊंगी, ऊपर से आज ट्रैफिक भी होगा, रैली निकलने वाली है, सोच रही हूँ जल्दी चली जाऊं। तभी रमेश जी अपने कमरे से बाहर आए। रमेश जी, सिया जाओ, नाश्ता कैंटीन में कर लेना। सिया खुश हो गई, वो भागकर अपने पापा से लिपट गई। रमेश जी ने उसके माथे पर किस किया और कॉलेज जाने का इशारा किया। सिया ने अपनी मम्मा को फ्लाइंग किस दी और जल्दी से बाहर निकल गई। बाहर पीहू उसकी स्कूटी के पास खड़ी थी। बाहर पीहू और सिया। जैसे ही सिया गेट से बाहर आई, पीहू की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे देखती ही रह गई। सिया कमाल की खूबसूरत लग रही थी। आज उसने काली जीन्स और लाल रंग का शॉर्ट क्रॉप टॉप पहना था। उसके खुले भूरे बाल कमर तक लहरा रहे थे। हल्का सा काजल उसकी भूरी आंखों को और भी हसीन बना रहा था। 21 साल की प्यारी सी सिया चहकती हुई अपनी दोस्त के पास आई और आते ही पीहू के गालों पर किस कर दिया। पीहू होश में आई। ये बार बार भूल क्यों जाती है कि मैं लड़की हूं और तू भी? जरा तो समझ, जीजू के हिस्से का प्यार मुझे दे रही है बुद्धू। सिया हंसते हुए, चुप मोटू, हर बात में जीजू जीजू करती रहती है। अब चल, कॉलेज जाना है, पता है ना ट्रैफिक मिल सकता है। पीहू, अरे हाँ जल्दी बैठ मेरी जान, वरना लेट हो जाएंगे। सिया, हेलमेट तो दे मोटू। पीहू नीचे उतरी, डिक्की से दूसरा हेलमेट निकाला और सिया को दे दिया। दोनों ने हेलमेट पहना और स्कूटी से कॉलेज की तरफ निकल गईं। उधर जंगल में बीस्ट्स हेवन। सभी गार्ड बाहर खड़े थे। ईशान कार के पास खड़ा था। कुछ देर बाद अंदर से एक दमदार पर्सनैलिटी बाहर आई। उसे देखते ही सभी ने सिर झुका लिया। आज माफिया किंग बेहद हैंडसम लग रहा था। उसने डार्क कॉफी कलर का लॉन्ग कोट पहना था, नीचे ब्लैक जीन्स, आंखों पर काले बड़े चश्मे। एक हाथ जेब में डाले वो बड़े रौब और गुरूर के साथ आगे बढ़ा। उसके भारी जूतों की आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी, क्योंकि सब लोग खामोश खड़े थे। ईशान ने आगे बढ़कर कार का गेट खोला। माफिया किंग अंदर बैठ गया। बाकी गार्ड भी गाड़ियों में बैठ गए। कुछ ही देर में सभी गाड़ियां बीस्ट्स हेवन से निकल गईं। हाईवे, पहली नजर। थोड़ी देर बाद सभी गाड़ियां चेन्नई के स्टेट हाईवे पर चल रही थीं। उसी हाईवे पर थोड़ा पीछे पीहू और सिया अपनी स्कूटी से आगे बढ़ रही थीं। थोड़ी दूरी पर पहुंचते ही जाम लग गया। सभी गाड़ियां वहीं रुक गईं। माफिया किंग की गाड़ी के कांच काले थे। बाहर से अंदर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन अंदर से सब साफ दिखता था। माफिया किंग की गाड़ी वहीं खड़ी थी, उसके पीछे बाकी गाड़ियां भी। कुछ देर बाद पीहू अपनी स्कूटी आगे ले आई और ठीक माफिया किंग की गाड़ी के पास खड़ी हो गई। दोनों लड़कियों ने हेलमेट पहना हुआ था। कार में आगे ईशान बैठा था। उसकी नज़र एक बार स्कूटी वाली लड़की पर गई, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पीछे माफिया किंग अपने उसी हैवानियत वाले लुक में बैठा था। काफी देर से ट्रैफिक में फंसे होने की वजह से सिया को बहुत गर्मी लग रही थी। तेज धूप, ऊपर खुले बाल और हेलमेट, उससे सहन नहीं हुआ। वो स्कूटी से उतरी और थोड़ा कार के पास आई। सिया ने अपने आप को उस गाड़ी के कांच में देखा। उसका मन हुआ कि हेलमेट उतार दे, क्योंकि न जाने कब तक यहाँ रुकना होगा। पीहू उसे स्कूटी के कांच से देख रही थी। सिया ने कार की तरफ मुंह किया और अपना हेलमेट उतारने लगी। कार के अंदर बैठा माफिया किंग, जो कब से शांति से बैठा था, अचानक उसकी नज़र बाहर खड़ी लड़की पर गई। उसने ध्यान से देखा। तभी सिया ने झट से हेलमेट उतार दिया। उसके लंबे खुले बाल हवा में लहराने लगे। माफिया किंग की आंखें उसी पर जम गईं। सिया ने हेलमेट अपनी गोद में रखा और औरतों की तरह स्कूटी पर बैठ गई। उसे देख पीहू मुस्कुराई तो सिया भी मुस्कुरा दी। सिया पीछे बैठी मुस्कुरा रही थी, इस बात से बेखबर कि कोई उसकी खूबसूरती और उसकी मुस्कान में इस कदर खो चुका है कि उसे किसी और का होश ही नहीं है। सिया ने हेलमेट उतारा और उसे अपनी गोद में रखकर जानबूझकर औरतों की तरह पीहू के पीछे बैठ गई। उसकी ये हरकत देखकर पीहू को हंसी आ गई और सिया भी बेहद हसीन तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसका चेहरा कार की तरस था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कार में बैठा हैवान उसकी खूबसूरती में पूरी तरह खो चुका है। कार के अंदर माफिया किंग बैठा अपनी दीवानगी भरी निगाहों से सिया को देख रहा था। कुछ ही देर में उसने जबरदस्ती अपनी नजरें उससे हटाईं और सामने देखने लगा। सिया और पीहू अब भी मुस्कुरा रही थी। सिया, तू भी अपना हेलमेट उतार दे यार, देख कितनी गर्मी हो रही है। मुझे तो अब जाकर कुछ अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा चल रही है। नहीं यार, अभी कभी भी ट्रैफिक खुल सकता है, मुझे अलर्ट रहना होगा, तू मजे कर। सिया आराम से बैठी खुली हवा के मजे ले रही थी। उसके लंबे भूरे बाल उड़कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, जिन्हें वो फूंक मारकर हटा रही थी।
माफिया किंग की नज़र ना चाहते हुए भी फिर से सिया पर गई। इस बार वो उसे देखता ही रह गया। बेहिसाब खूबसूरती उसके सामने मुस्कुरा रही थी और अपने लंबे उड़ते बालों को फूंक मारकर हटा रही थी। माफिया किंग बिना पलक झपकाए एकटक उसे घूरता रहा। सिया का चेहरा उसके जहन में छप चुका था। वो अपनी कातिल निगाहों से सिया को देखता रहा। अचानक सिया को पता नहीं क्या हुआ, उसने गाड़ी के कांच की तरफ देखा। उसे कुछ दिख नहीं रहा था, पर अजीब सा महसूस हो रहा था। वो एकटक कांच को देखने लगी। उसे क्या पता था कि उसकी नज़रें सीधी माफिया किंग के चेहरे पर हैं, जो उसे घूर रहा था। सिया ने झट से अपनी आंखें फेर लीं और आगे देखने लगी। माफिया किंग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। अब वो बस सिया को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। तभी सिग्नल की लाइट हटी और ग्रीन लाइट जल गई। पीहू ने स्कूटी को रेस दी और झट से आगे बढ़ गई। माफिया किंग सिया को खुद से दूर जाते देख बेचैन हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा भर आया। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं। माफिया किंग, गाड़ी तेज चलाओ। ड्राइवर डर गया और उसने तेज रफ्तार से गाड़ी बढ़ा दी। उधर सिया ने चलती स्कूटी में हेलमेट पहना और शांति से पीहू को पकड़कर बैठ गई। माफिया किंग की गाड़ी तेज चल रही थी। वो कांच से बाहर देख कर सिया को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में खिड़की के कांच पर मुक्का मारा और आग बबूला हो गया। उसे देखकर ईशान भी परेशान हो गया। अचानक उसे हुआ क्या था? इतना गुस्सा किस बात का? ईशान ने हिम्मत करके पूछा, भाई बात क्या है? शट अप। ईशान डर गया और चुपचाप आगे देखने लगा। माफिया किंग का गुस्सा काबू में नहीं आ रहा था। अचानक वो लड़की गायब कहाँ हो गई? कुछ देर बाद उसने अपनी जेब से खंजर निकाला और उसे डरावने अंदाज में अपने चेहरे के सामने घुमाने लगा। धीरे धीरे उसका गुस्सा शांत हुआ और वो गाड़ी की सीट से सिर टिकाकर बैठ गया। उसके दिमाग में अब भी वही चेहरा, वही मुस्कान और वही लंबे भूरे बाल घूम रहे थे। वो उसे कभी भूल नहीं सकता था। आज पहली बार उसकी नज़रों ने किसी लड़की को ध्यान से देखा था और वो अब उसके दिमाग में बस चुकी थी, निकल ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ियां एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने आकर रुकीं। एक आलीशान सी इमारत जिसके चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और काले कपड़ों में ट्रेनिंग लिए खतरनाक आदमी पहरा दे रहे थे। बिल्डिंग के बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा था जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, शेखावत ग्रुप एंड कंपनी। सभी गाड़ियां अंदर घुसी और बिल्डिंग के आगे रुक गईं। सब आदमी उतरे। ईशान ने दरवाज़ा खोला। अंदर से वही हैवानियत और गुरूर लिए माफिया किंग नीचे उतरा। आज उसकी कुछ खुफिया मीटिंग थी, इसलिए वो बिल्डिंग के अंदर न जाकर एक सीक्रेट रास्ते से ज़मीन के नीचे बने अंडरग्राउंड एरिया में चला गया। उसके पीछे पीछे सब लोग चलने लगे। नीचे एक विशाल और आलीशान कांच का बड़ा सा एरिया था जहां बहुत से लोग काम कर रहे थे। देखकर लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा खेल चल रहा हो। माफिया किंग आगे बढ़ता गया। उसे देखकर सब लोग खड़े हो गए और उसका स्वागत करने लगे। वो चलते चलते एक बड़े कांच के दरवाजे के सामने रुका। उसने दरवाजे पर अपनी हथेली रखी तो गेट खुल गया। सब लोग वहीं रुक गए। सिर्फ ईशान उसके साथ अंदर गया। उनके अंदर जाते ही गेट बंद हो गया। अंदर का नज़ारा बिल्कुल अलग था। दीवारों पर न जाने कितने लोगों की तस्वीरें लगी थीं। कुछ जगहों पर कई इलाकों के नक्शे बने हुए थे और कहीं कहीं खून की बूंदें भी जमी हुई थीं। दोनों आगे बढ़े तो एक दीवार पर कांच की बड़ी सी अलमारी दिखाई दी जिसमें दुनिया भर के खतरनाक खंजर सजे हुए थे जिनका इस्तेमाल माफिया किंग करता था। वो दोनों आगे बढ़े तो एक छोटा सा कमरा आया। ईशान ने दरवाज़ा खोला। अंदर से किसी की चीखने की आवाज़ आई जिसे सुनकर दोनों के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। माफिया किंग अंदर आया। अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। एक आदमी उल्टा लटका हुआ था और उसके ठीक नीचे आग जल रही थी। उसके जिस्म से टपकता खून सीधे आग में गिर रहा था, जैसे हर बूंद उसकी मौत की आहुति बन रही हो। ईशा ने कुर्सी लाया और सामने रख दी। माफिया किंग बड़े रौब से उस पर बैठ गया और उस आदमी को देखते हुए बोला, ये कैसी हालत बना दी तूने अपनी? न मर पा रहा है न जी पा रहा है, अधमरा लटका पड़ा है। छोड़ा तो जलेगा, ना छोड़ा तो लटकता रहेगा। लटका हुआ आदमी रोने लगा। ईशान के चेहरे पर उसकी तकलीफ देखकर हल्की सी मुस्कान थी। माफिया किंग खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने आग से एक जलता हुआ लकड़ी का टुकड़ा उठाया और सीधे उस आदमी के सीने पर रख दिया। पूरा कमरा उसकी दर्द भरी चीख से गूंज उठा। माफिया किंग गुस्से में बोला, कुछ ऐसी ही चीखी थी ना वो, या इससे भी ज्यादा दर्द में थी? ईशान का भी खून खौल रहा था। इसी नीच इंसान की वजह से एक मासूम की जान गई थी। माफिया किंग ने वो जलता लकड़ा उसके सीने पर और जोर से दबा दिया। वो आदमी और जोर से चीखा। अब माफिया किंग के चेहरे पर हैवान पूरी तरह हावी हो चुका था। वो दरिंदा बन चुका था।
जैसे ही उसने वो लकड़ा उसके पेट में घुसाने के लिए आगे बढ़ाया, अचानक उसके सामने सिया का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम गया। उसके लंबे भूरे बालों की वो लट जो बार बार उसके चेहरे पर आ जाती थी और वो फूंक मारकर उसे हटा देती थी। ये पूरा नज़ारा उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। उसे भयानक गुस्सा आया। उसने लकड़े को फेंक दिया और गुस्से में वहां से बाहर निकल गया। ईशान उसके पीछे पीछे चलने लगा। चलते हुए माफिया किंग बोला, ये मरना नहीं चाहिए, इसके बचने की सिफारिश खुद मेरी नज़रों के सामने आई है। ईशान कुछ समझा नहीं, पर उसने हाँ में सिर हिला दिया और उसके पीछे चलता रहा। माफिया किंग वहां से निकलकर एक मीटिंग रूम की तरफ गया। एक बड़ा सा मीटिंग रूम जिसके बीचों बीच कांच की बड़ी टेबल थी और चारों तरफ कुर्सियां लगी थीं। कई लोग पहले से बैठे हुए थे। पूरा कमरा कांच से बना हुआ था। माफिया किंग जैसे ही अंदर आया, सब लोग उसे देखकर खड़े हो गए। वो जाकर अपनी मास्टर चेयर पर बैठ गया और सबको अपनी तीखी नज़रों से घूरने लगा। आधे लोग तो डर के मारे ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं कर रहे थे। कहीं जरा सी गलती हुई और उसका गुस्सा भड़क गया तो। ईशान आगे आया और मीटिंग शुरू की। सब लोग एक एक करके अपनी बातें रखने लगे। माफिया किंग टेबल पर रखी पानी की बोतल को अजीब अंदाज में घुमा रहा था। सब लोग कांपते हुए अपनी रिपोर्ट दे रहे थे। सबको पता था कि वो एक बेरहम माफिया के सामने बैठे हैं। तभी एक आदमी खड़ा हुआ और अकड़ में बोला, मिस्टर माफिया किंग, जब मिनिस्टर तक आपसे डरते हैं तो आप ये सप्लाई बिना टैक्स के पास क्यों नहीं करवा देते? दिक्कत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका खौफ खोखला है और मीडिया में जो आपकी बड़ी बड़ी बातें उड़ती हैं वो बस ढकोसला है? उसकी बातें सुनकर पूरे हॉल में बैठे लोगों के चेहरे से रंग उड़ गया। ये बेवकूफ़ नहीं जानता था कि वो किससे बात कर रहा है। अब तो ये गया। माफिया किंग कुछ नहीं बोला। वो वैसे ही बोतल घुमा रहा था। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर रही थी। वो फिर बोला, क्या हुआ माफिया किंग, बोलती बंद हो गई? सच कड़वा लगा शायद। अब चुप मत रहिए, अपने बचाव में कुछ तो कहिए। सब लोग उसे इशारों में चुप कराने की कोशिश कर रहे थे, पर उसकी तो मौत उसे बुला रही थी। वो किसी की नहीं सुन रहा था। अचानक माफिया किंग ने बोतल जोर से घुमाई और वो नीचे गिर गई। माफिया किंग ने सीधे उस आदमी को देखा और बोला, गया। वो आदमी उसका मतलब नहीं समझा। ईशान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। बाकी लोग समझ गए कि अब इसका खेल खत्म है। माफिया किंग अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और उस आदमी को इशारा करके अपने पास बुलाया। वो आदमी डरते डरते उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही पास पहुंचा, माफिया किंग ने उसे झट से पकड़ लिया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, एक दिन का वक्त है तेरे पास, जा अपने खौफ से सप्लाई बिना टैक्स के पास करवा, और अगर ये काम नहीं हुआ ना तो वो तेरी आखिरी खूबसूरत रात होगी। इतना कहकर माफिया किंग मीटिंग रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे पीछे ईशान भी चल पड़ा और जाते जाते उस आदमी को देखकर बोला, ईशान भाई कभी झूठ नहीं बोलते। दोनों वहां से बाहर निकल गए। माफिया किंग अंडरग्राउंड एरिया से बाहर आया और अपनी कार की तरफ बढ़ने लगा। अचानक उसके कदम वहीं थम गए। वो लड़की फिर से उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। उसकी मुस्कान, उसके लंबे बाल, सब कुछ उसे पागल कर रहा था। गुस्से में उसने अपनी आंखें बंद की तो वो फिर से मुस्कुराती हुई उसे दिखाई दी। आंखें बंद किए हुए हैवान के चेहरे पर कातिल मुस्कान फैल गई। वो धीमे से बुदबुदाया, दिमाग पर काबू कर रही है, पता करना पड़ेगा कौन है ये जालिम। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठ गया और सीधा बीस्ट्स हेवन की तरफ निकल पड़ा। उधर सिया का कॉलेज में दिन बिल्कुल नॉर्मल बीता। वो और पीहू दोनों अपने अपने घर लौट गईं। रात का वक्त, चारों तरफ सन्नाटा था। चेन्नई के जंगल इलाके में एक शानदार बंगला रोशनी से चमक रहा था। बोर्ड पर लिखा था बीस्ट्स हेवन। हर तरफ उजाला था, पर उस घर के एक कमरे में अंधेरा पसरा हुआ था। कमरे की सारी खिड़कियां खुली थीं। बालकनी और खिड़की से आती ठंडी हवा पर्दों को उड़ाए जा रही थी। अंधेरे में एक आदमी बालकनी की रेलिंग से टिककर घने डरावने जंगल को देख रहा था। ठंडी हवा उसके खुले बदन को छू रही थी। उसके रेशमी बाल उड़कर उसके माथे पर आ रहे थे, पर वो एक टक खामोशी से जंगल को निहार रहा था। माफिया किंग के दिमाग में कुछ बातें घूम रही थीं जो उसे और भड़का रही थी। खुद को शांत करने के लिए वो बालकनी में खड़ा था, पर आज उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि अपने खंजर से किसी का खून कर दे। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया और आंखें बंद कर ली। तभी उसके सामने फिर से सिया का वही खूबसूरत चेहरा घूम गया। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। वो उसी चेहरे को याद करता रहा। उसने जानबूझकर आंखें नहीं खोली, कहीं ऐसा ना हो कि आंखें खोलते ही वो चेहरा गायब हो जाए। माफिया किंग की पूरी रात सिया के चेहरे को याद करते हुए गुजर गई। उधर सिया
आने वाले तूफान से बेखबर वो मासूम अपने बेड पर चैन से सो रही थी। उसे क्या पता था कि वो किसी के दिमाग पर काबू कर चुकी है और अब वही हैवान उसे ढूंढना चाहता है। अगली सुबह पीहू सिया को लेने आई। दोनों जल्दी से कॉलेज के लिए निकल गई। वो उसी हाईवे पर चल रही थी जहां कल उस माफिया ने सिया को देखा था। आगे बढ़ते हुए उन्हें दूर से कोई अजीब नजरों से देख रहा था। एक काली रेंज रोवर पिछले 1 घंटे से वहीं खड़ी उनका इंतजार कर रही थी। माफिया किंग को यकीन था कि वो लड़की उसे फिर यहीं मिलेगी, इसलिए वो सुबह सुबह वहां आकर खड़ा हो गया था। अब उसकी तलाश पूरी हो चुकी थी। उसे वो खूबसूरत लड़की फिर दिख गई। हालांकि सिया ने हेलमेट पहना हुआ था, पर वो माफिया उसे उसके जिस्म से ही पहचान गया। यही है वो लड़की। कार में बैठा माफिया किंग दीवानगी भरी नजरों से सिया को देख रहा था। कुछ देर बाद जब लड़कियां आगे निकल गई तो काली रेंज रोवर धीरे धीरे उनके पीछे चलने लगी। पीहू जहां जाती वो गाड़ी वहीं उनके पीछे होती। पीहू को कुछ अजीब नहीं लगा। वो आराम से स्कूटी चला रही थी, पर सिया का दिल धक धक करने लगा। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था कि कोई उनके पीछे पीछे आ रहा है। सिया ने पीछे मुड़कर देखा। माफिया किंग उसे देखते ही रह गया। हेलमेट के अंदर से सिया की खूबसूरत भूरी आंखें दिख रही थी जो इधर उधर देख रही थीं। माफिया किंग ने उसे गौर से देखा और उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई। सिया को बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा हो, जैसे कोई उनके पीछे पीछे आ रहा हो। उसने पलट कर देखा तो एक काली कार उनके पीछे चल रही थी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि रोड पर और भी कई गाड़ियां चल रही थी। सिया की बोलती हुई खूबसूरत आंखें इधर उधर घूम रही थीं और माफिया किंग की आंखें सिर्फ उन्हीं आंखों का पीछा कर रही थीं। वो दीवानों की तरह उसे देख रहा था। जब तक दोनों कॉलेज नहीं पहुंची, वो रेंज रोवर उनके पीछे पीछे चलती रही। सिया का दिल कभी गलत एहसास नहीं देता था और आज भी उसे कुछ गड़बड़ महसूस हो रही थी, पर वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। वो बार बार पीछे मुड़कर देखती और माफिया किंग हर बार उसी में खो जाता। वो उसे अपनी अजीब जुनूनी नजरों से देखता रहता। कॉलेज के बाहर कुछ देर बाद दोनों कॉलेज पहुंच गईं। पीहू सीधा अंदर घुस गई। रेंज रोवर कॉलेज के बाहर आकर रुकी। माफिया किंग ने साइड की खिड़की नीचे की। उसने सामने बड़े अक्षरों में लिखा देखा, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज, चेन्नई। उसके होंठों पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसने अपनी गाड़ी कॉलेज से थोड़ी दूर बिल्कुल सामने पार्क कर दी। पार्किंग में पीहू ने स्कूटी रोकी। उसने देखा सिया अब तक उतरी नहीं थी। पीहू ने उसे आवाज दी, तब जाकर सिया होश में आई और नीचे उतरी। पीहू चिढ़कर, क्या हुआ तुझे, अब कोई भूत देख लिया क्या? सिया हंसते हुए, अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं है, पूरे रास्ते कुछ गलत नहीं हुआ, बेकार में मत सोच, चल अब जल्दी। पीहू ने सिया का हाथ पकड़ा और दोनों अंदर की तरफ बढ़ गई। कॉलेज के बाहर रेंज रोवर में गाड़ी के अंदर एक आदमी टांग पर टांग रखकर आराम से बैठा था। उसके हाथ में सिगरेट थी। धुआं खिड़की से बाहर जा रहा था। उसकी नज़र बस कॉलेज के गेट पर थी। वो कब से एकटक वहीं देख रहा था। आगे की सीट पर ईशान शांत बैठा हुआ था। किसी को कुछ बोलने की इजाजत नहीं थी। माफिया किंग ने सिगरेट का कश लिया और नशे में डूबी नजरों से गेट को घूरता रहा। कब वो बाहर आएगी, कब उसके दर्शन फेर होंगे, कब उसकी वो लंबी भूरी जुल्फें लहराती हुई दिखाई देंगी। वो लगातार सिगरेट पीता जा रहा था। फिर दीवानगी भरी आवाज में बोला, उफ, इतनी मजाल उस जालिमगी के माफिया किंग के दिमाग पर काबू कर रही है। एक बार हाथ लग जाए फिर पता चले चीज क्या है। उसकी बातों की गहराई कोई नहीं समझ सकता था, सब लोग सिर्फ सुन सकते थे। कॉलेज के अंदर सिया की एक क्लास खत्म हो चुकी थी। प्रोफेसर ने सभी स्टूडेंट्स को हॉल में इकट्ठा होने को कहा। पूरा कॉलेज हॉल में खड़ा था। तभी प्रिंसिपल आए और माइक पर बोले, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का और फाइनल ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। कल रिजल्ट अनाउंस होगा और टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा। कल एक बड़ी कंपनी के मालिक चीफ गेस्ट के तौर पर आएंगे, तो आप सबसे कल मिलते हैं। कल कोई क्लास नहीं होगी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सिया और पीहू दोनों खुश थीं। उनका भी फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट आने वाला था। दोनों के एग्जाम अच्छे गए थे। नेगेटिव एंगल, अर्पित और वरुण कब से गंदी नजरों से सिया को घूर रहे थे। उनकी आंखों में सिया को पाने की लालसा साफ दिख रही थी। सिया ने उन्हें फुल इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद सब अपनी अपनी क्लास में लौट गए। ब्रेक टाइम। एक और क्लास खत्म हो गई थी। छोटा सा ब्रेक चल रहा था। पीहू को प्रिंसिपल से कुछ काम था तो वो ऑफिस की तरफ बढ़ गई। सिया क्लासरूम में बैठी चुपचाप पढ़ाई कर रही थी। लॉबी में टकराव।
पीहू तेज रफ्तार से लॉबी से होती हुई आगे बढ़ रही थी। आगे जाकर वो अचानक एक मजबूत आदमी के सीने से टकरा गई जो प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ रहा था। पीहू जैसे ही गिरने वाली थी, उस आदमी ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया। डर के मारे पीहू की आंखें बंद हो गईं। उस आदमी ने गौर से पीहू के चेहरे को देखा और सख्त आवाज में बोला, नकचढ़ी। अपने लिए वही शब्द फिर से सुनकर पीहू ने जैसे ही आंखें खोली, वो हैरान रह गई। उसके सामने वही आदमी खड़ा था जो उसे उस दिन सड़क पर मिला था, जिसने उन लुच्चे लड़कों को भगाया था और उसे उसी नाम से पुकारा था। पीहू उसे घूरने लगी और वो पीहू को। दोनों एक साथ बोल पड़े, तुम? पीहू तेज आवाज में, ओ हेलो, ये मेरा कॉलेज है, मैं यहाँ पढ़ती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखकर तो नहीं लगता कि कॉलेज स्टूडेंट हो। ईशान मन में, अच्छा तो यहाँ आकर मिली मुझे ये नकचढ़ी, अब सबक सिखाऊंगा इसे तो। मैडम यहाँ पढ़ती हैं, वाह। पीहू ने उसके कानों के पास चुटकी बजाई और बोली, ओ हेलो अंकल, यहाँ क्या काम है आपको? ईशान ने झट से उसकी हथेली पकड़ ली। दोनों के जिस्म में अजीब सा करंट दौड़ गया। दोनों झटके से अलग हो गए। ईशान गुस्से में, अंकल किसको बोली? हाँ। पीहू बिंदास, तुम्हें और किसे? ईशान उस पर बरसने ही वाला था कि तभी एक काले कपड़ों में लंबा चौड़ा गार्ड आया। वो ईशान के सामने झुककर बोला, ईशान सर, बॉस आपका कब से इंतजार कर रहे हैं और गुस्से में भी हैं। ईशान तुरंत वहां से जाने लगा, फिर अचानक रुककर पीछे पलटा। पीहू अब भी उसे ही देख रही थी। ईशान ने आंख दिखाते हुए कहा, कल से शुरू होगी नई कहानियां, एक एक चीज का हिसाब सूद समेत लूंगा नकचढ़ी। इतना बोलकर वो तेजी से वहां से चला गया। पीहू उसे जाते हुए देखती रही और मुंह बिगाड़कर बोली, हाँ अंकल कहीं का। प्रिंसिपल ऑफिस। पीहू अपने काम से ऑफिस गई। परमिशन मिलने के बाद वो अंदर गई। प्रिंसिपल के सामने खड़ी होकर बोली, गुड आफ्टरनून सर। प्रिंसिपल, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, बोलो क्या काम है? पीहू ने अपना काम बता दिया। जैसे ही वो बाहर जाने लगी, उसे अचानक ख्याल आया, वो आदमी भी तो यहीं से बाहर आया था। वो कौन था और यहाँ क्यों आया था? पीहू वापस मुड़ी। सर, इफ यू डोंट माइंड, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। यस सर, अभी जो वो बॉडी बिल्डर आदमी यहाँ से बाहर गया था, वो कौन था? एक्चुअली उनका रुमाल मेरे पास रह गया है, हम दोनों बाहर टकरा गए थे। ही इज़ मिस्टर ईशान शेखावत। ये और इनके बॉस कल हमारी कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट आने वाले हैं। क्या? हाँ। पीहू ने देखा प्रिंसिपल कुछ टेंशन में लग रहे थे। सर, आर यू ओके? कुछ हुआ है क्या? प्रिंसिपल गंभीर, सभी स्टूडेंट्स को कलेक्ट करो, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। बट व्हाट सर? जस्ट गो एंड डू व्हाट आई सेड। कॉलेज हॉल। कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स फिर से हॉल में इकट्ठे हो गए। प्रिंसिपल काफी टेंशन में लग रहे थे। उन्होंने माइक हाथ में लिया। आई नो आप सब सोच रहे होंगे कि दोबारा क्या अनाउंसमेंट है, पर यह अनाउंसमेंट बहुत ज़रूरी और चौंकाने वाली है। पूरा हॉल खुसुर फुसुर से भर गया। सब लोग ध्यान से सुनिए। कल के फंक्शन के लिए हमने चेन्नई ही नहीं, पूरे इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक को एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। कंपनी के मालिक मान चुके हैं और कल हमारी कॉलेज आ रहे हैं। कंपनी का नाम है शेखावत ग्रुप एंड कंपनी। सभी बच्चे एक दूसरे को देखने लगे। इतनी बड़ी कंपनी का मालिक उनके कॉलेज में आने वाला था। सब खुश हो गए, सीटियां बजने लगी। प्रिंसिपल फिर गंभीर, एवरीबडी अटेंशन प्लीज। एक और खास बात है, सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात, उस कंपनी के मालिक ने हमारी कॉलेज को तिगुने भाव देकर खरीद लिया है। पूरा हॉल सन रह गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। सारे प्रोफेसर भी चौंक गए। सिया को अजीब सा डर लग रहा था, जैसे सब कुछ पहले से प्लान किया गया हो, जैसे कोई बहुत खतरनाक खेल उसके आसपास चल रहा हो। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो खामोशी से प्रिंसिपल को देख रही थी। पीहू को तो ईशान पर गुस्सा आ रहा था। मतलब उसने और उसके बॉस ने कॉलेज ही खरीद लिया। कहीं ये सब उससे बदला लेने के लिए तो नहीं किया गया? प्रिंसिपल, साइलेंट प्लीज। आप सब चिंता मत करिए, कॉलेज का प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ, बस मालिक अब कोई और है। आप सब कल बेहद तमीज से पेश आइएगा। हमारी कॉलेज की इज्जत का सवाल है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा इंडिया ही नहीं विदेशों में भी उनका नाम है। सुना है बहुत गुस्सैल और खतरनाक इंसान है। तो उम्मीद है आप सब अच्छे से पेश आएंगे। टुडेज कॉलेज इज ओवर, आप सब अपने घर जाइए। इतना बोलकर प्रिंसिपल वहां से चले गए। कुछ ही देर में पूरा हॉल खाली हो गया। कॉलेज के बाहर ईशान जैसे ही गाड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा माफिया किंग उसे ही गुस्से में घूर रहा था। ईशान उसके पास आया और बोला, काम हो गया है भाई, अब इस कॉलेज के मालिक आप हैं। माफिया किंग के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। वो अजीब नजरों से कॉलेज को देखने लगा। उसकी ख्वाहिश, उसका जुनून अब पूरा होता नजर आ रहा था।
माफिया किंग ने जेब से अपना खंजर निकाला, उसे अपने होठों पर फेरते हुए जुनून में डूबकर बोला, आ गया हूं नजदीक तेरे, पर तू पहचान नहीं पाएगी। अब से हूं हर पल, हर वक्त वहीं जहां तू होगी। ईशान भी कॉलेज को देख रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। ईशान मन में, अब तो उस नकचड़ी को आराम से परेशान कर पाऊंगा। ईशान आगे बैठ गया। कुछ देर बाद कॉलेज से बच्चे बाहर आने लगे। ईशान गौर से देखने लगा। तभी उसे पीहू दिखी, जो अपनी स्कूटी से बाहर आ रही थी। उसने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए ईशान ने उसे पहचान लिया। वो उसे मुस्कुराते हुए देखने लगा। उधर पीछे बैठे हमारे माफिया बॉस की नज़र तो सिर्फ अपनी उसी जालिम को ढूंढ रही थी जिसके लिए उसने ये सब कुछ किया था, पर वो कहीं दिखी नहीं। माफिया किंग को गुस्सा आने लगा। माफिया किंग मन में, ये लड़की अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? इसकी दोस्त तो आ चुकी है। तभी कॉलेज गेट से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर आई। उसने वाइट जीन्स और पीले रंग का नेट टॉप पहना हुआ था। उसके खुले बाल हवा में उड़ रहे थे। वो थी सिया। सिया सिर झुकाए आगे बढ़ रही थी। माफिया किंग लगातार बस उसी को शिद्दत से देख रहा था। एक बार भी उसकी पलक नहीं झपकी। सिया चलते चलते अपने चेहरे पर आती बालों की लट को एक झटके में पीछे कर गई। ये नज़ारा माफिया बॉस को अंदर ही अंदर घायल कर गया। वो खंजर की नोक अपनी उंगली पर फेरने लगा। खून की हल्की बूंद निकल आई, पर उसकी नज़र सिया से नहीं हटी। सिया को फिर से वही अजीब एहसास हुआ। उसने आसपास देखा, उसे कोई नहीं दिखा। वो अपने दिल पर हाथ रखने लगी। उधर माफिया किंग ने भी खून में सनी उंगलियां अपने सीने पर रख दी। वो दीवानों की तरह बस सिया को, सिर्फ सिया को देखने लगा। सिया सीधा जाकर पीहू के पीछे स्कूटी पर बैठ गई। उसने हेलमेट लगाया। पीहू ने भी हेलमेट पहना। दोनों आगे बढ़ गईं। माफिया किंग के इशारे पर रेंज रोवर उनके पीछे चलने लगी। ईशान मुस्कुराया और मन में बोला, वाह, भाई की और मेरी मंजिल दोनों साथ साथ जा रही हैं। सिया खामोशी से बैठी थी। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। बस गाड़ियां चल रही थी। पीहू तो मन ही मन ईशान को गालियां दे रही थी। सिया का दिल बेचैन हो उठा। उसने फिर से पीछे देखा। माफिया किंग के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई। सिया की मासूम शक्ल देखकर जो उसे ढूंढ रही थी, उसे देखने की कोशिश कर रही थी, जो अब जिंदगी भर के लिए उसके पीछे पड़ चुका था। सिया की बेचैनी देखकर माफिया किंग ने खंजर से अपनी उंगली का खून साफ करते हुए कहा, उफ, तेरी ये बेचैनी और मेरी ये दीवानगी न जाने किस तूफान को जन्म देने वाली है जालिम। सिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और आगे मुड़कर बैठ गई। घर के बाहर कुछ देर बाद पीहू सिया के घर के सामने रुकी। सिया नीचे उतरी, पीहू को बाय बोला और उसे एक प्यारा सा हक देकर अंदर जाने लगी। तभी पीहू ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे रोक लिया। पीहू ने हेलमेट उतारा, सिया के पास आई और उसके गाल पर एक सॉफ्ट सा किस कर दिया। सिया मुस्कुरा उठी। थोड़ी दूरी पर खड़ी रेंज रोवर में बैठा हमारा हैवान ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने गुस्से में खंजर पर अपनी हथेली घुसा दी और दोनों को बेहद नफरत भरी नजर से देखने लगा। सिया ने पीहू के गाल पर हाथ फेरा, उसे बाई बोला और अंदर चली गई। पीहू भी अपने घर की तरफ बढ़ गई। ईशान उसे जाते हुए देखता रहा। माफिया किंग का जुनून सिया अंदर चली गई। माफिया किंग उसके घर को घूरता रहा, फिर अपने उसी खूंखार अंदाज में बोला, यही है तेरा बसेरा, जो अब तेरा नहीं रहेगा। तू खुद इसकी नहीं रहेगी, क्योंकि अब तू सिर्फ मेरी है। सिया सीधा अंदर चली गई। उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपनी मम्मा मीरा जी की तरफ देखे बिना अपने कदम सीधा ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ा दिए। मीरा जी उसे देखती रह गईं, पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। सिया अपने कमरे में आई, बैग साइड में रखा और धम से बेड पर गिर गई। चादर के अंदर मुंह छुपाकर खुद को शांत करने लगी। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसे अजीब एहसास हो रहा था कि कोई उसे लगातार अजीब नजरों से देख रहा है। उसने सिर झटका और खुद से बोली, सिया, तू कुछ ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई तेरे पीछे नहीं है। वो खुद से ही बातें कर रही थी। घर के बाहर माफिया किंग की गाड़ी अब भी खड़ी थी। वो बड़ी उम्मीद से ऊपर वाले कमरे की खिड़की को देख रहा था। काफी देर तक वहां कोई नहीं आया। वो बिना पलक झपकाए उधर ही देखता रहा। अचानक उसे कोई दिखाई दिया। उसने आंखें छोटी करके देखा और बस देखता ही रह गया। खिड़की से सिया बाहर की ठंडी हवा खाने आई थी। हवा काफी ठंडी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को अपने हाथों से ढक लिया और सिमटने लगी। उसके चेहरे पर एक बेहद प्यारी मुस्कान थी। वो हवा को गहराई से अपने अंदर भर रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे और शरारत से उसके चेहरे पर आ रहे थे। सिया उन्हें फूंक मारकर पीछे उड़ा रही थी।
उसकी हर एक हरकत उस हैवान को दीवाना बना रही थी। जिसने कभी किसी लड़की को आंख उठाकर नहीं देखा था, आज वो दीवानों की तरह उसी जालिम को देख रहा था। माफिया किंग के होठों पर खतरनाक मुस्कान थी। उसने अपना खंजर हाथ में लिया और सिया की तरफ करते हुए बोला, इस चेहरे को भी पहचान ले, क्योंकि अब तेरी वफादारी 2 चेहरों में बट चुकी है। सिया वापस अपने कमरे में चली गई। खाली खिड़की को देखते हुए माफिया किंग बोला, सी यू टुमारो। रेंज रोवर आगे बढ़ गई और बीस्ट हेवन की तरफ चल पड़ी। बीस्ट हेवन। कुछ देर बाद माफिया किंग की गाड़ी बीस्ट हेवन पहुंची। सभी गाड़ियां बंगले के सामने आकर रुकीं। गार्ड ने गेट खोला। माफिया किंग अपने उसी गुस्सैल और हैवानियत भरे चेहरे के साथ गाड़ी से बाहर उतरा। शान से चलते हुए वो बंगले के अंदर गया, फिर सीढ़ियों से होते हुए सीधा अपने कमरे में पहुंचकर उसने कोट उतारकर फेंक दिया। सिर्फ पैंट में वो अपने बड़े से बाथरूम में गया। बड़े गोल शेप वाले बाथटब में लेट गया, सिर टिकाया और आंखें बंद कर लीं। तभी उसके कानों में एक लड़की की दर्दनाक चीख गूंज उठी, बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। माफिया किंग ने झट से आंखें खोली। गुस्से में पानी पर जोर से हाथ मारा। पानी उछलकर बाहर गिर गया। उसकी आंखें लाल हो गईं। चेहरे पर खौफनाक गुस्सा था। वो खून भरी निगाहों से वो सब याद करने लगा। उसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। तभी अचानक उसके हाव भाव बदल गए। गुस्से की जगह एक कातिल मुस्कान आ गई। काली यादों पर सिया का मुस्कुराता चेहरा भारी पड़ गया। सिया से मिली वो छोटी सी झलक उसके दिमाग में घूमने लगी और वो बाकी सब भूल गया। बस सिया, सिर्फ सिया। उसने पानी अपने हाथों में लिया और चेहरे पर डालते हुए बोला, काली यादों को याद न करने की सिफारिश मिली है। नूर सामने आया और अंधेरा खुद ब खुद गायब हो गया। वो पूरी रात पानी में ही पड़ा रहा। सिया की मुस्कान, उसकी बेचैनी, सब याद करता रहा। इधर सिया का घर। सिया ने जल्दी से डिनर किया और अपने कमरे में भाग गई। रमेश जी और मीरा जी उसे देखकर मुस्कुरा दिए। दोनों न्यूज़ देखने लग गए। सिया ने अपने कमरे में जाकर पीहू को वीडियो कॉल किया। दोनों हंसी मजाक करने लगी, फिर कल के बारे में बातें करने लगी। सिया, पता नहीं कौन है वो कंपनी का मालिक जिसने हमारा कॉलेज खरीद लिया। अब उसी के रूल्स चलेंगे कॉलेज में। पीहू, हाँ वो तो है, वैसे मालिक कौन है ये तो नहीं पता, पर उसके साथ कौन है ये पता है। कौन? वही अंकल जो उस दिन रोड पर हमें बचाने आया था और जिससे मेरी बहस हो गई थी। आज प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर मिला था। सर ने बताया कि उसी के बॉस ने कॉलेज खरीदा है। ओह चल छोड़, हमें उनसे क्या मतलब। यस। अच्छा सुन, कल क्या पहनेगी तू? कुछ सोचा नहीं, तू बता। मैं पिंक कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनूंगी और तू रेड कलर की। दोनों सिस्टर्स जैसी लगेंगी। ओके डन। कुछ देर बातें करने के बाद दोनों ने फोन कट कर दिया। सिया अपने बेड पर आकर लेट गई। उसे बार बार हिचकी आ रही थी। उसने कई बार पानी पिया पर हिचकी बंद ही नहीं हुई। तभी मीरा जी उसके कमरे में आई। उन्होंने उसे दूध पिला दिया, फिर भी हिचकी बंद नहीं हुई। उसे देखकर मीरा जी मुस्कुराई और बोली, अरे हिचकी? सिया, तुझे कोई बहुत शिद्दत से याद कर रहा है, तभी तो रुक ही नहीं रही तेरी हिचकी। सिया अपनी मम्मा को देखने लगी और बोली, क्या मम्मा, मुझे कौन याद कर रहा होगा? पीहू से बात हो गई, छोटी तो सो चुकी है। आप और पापा मेरे सामने हो तो अब बचा कौन? कोई नहीं ना? मीरा जी, क्या पता कौन कहाँ हमें याद कर रहा हो। सिया, मम्मा प्लीज़ ऐसी अजीब बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। मीरा जी, ठीक है तो ऐसा कर, अपना ध्यान कहीं और लगा, हिचकी बंद हो जाएगी। अब मैं जाती हूँ, गुड नाइट। सिया, गुड नाइट। मीरा जी कमरे से बाहर चली गई। सिया ने गेट बंद किया और वापस बेड पर आकर लेट गई। आंखें बंद करके बुदबुदाई, आप जो कोई भी है प्लीज़ इस वक्त मुझे याद मत कीजिए, हिचकी बंद ही नहीं हो रही है। गुड नाइट। सिया तो गहरी नींद में चली गई, पर उसे शिद्दत से याद करने वाला अब भी उसी दीवानगी से उसे याद कर रहा था। अगली सुबह सिया ने रेड फ्रॉक पहनी। वो उसमें बेहद खूबसूरत लग रही थी। फ्रॉक शिफोन की बनी हुई थी, बाहें ज़्यादा बड़ी नहीं थी और अम्ब्रेला शेप में थी। उसने अपने बाल खुले छोड़ दिए, आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर बहुत ही लाइट लिपस्टिक जो उसके होठों के रंग से मिलती जुलती थी। तैयार होकर फोन उठाया और नीचे चली गई। उसे देखकर मीरा जी ने उसकी नज़र उतारी और बोली, हाय मेरी खूबसूरत बेटी, तुझ पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। सिया मुस्कुराई। उसने नाश्ता किया और बाहर आ गई। कुछ ही देर में पीहू एक कैब में आई। कैब सिया के सामने आकर रुकी। सिया उसे हैरानी से देखने लगी। कैब से पीहू बाहर निकली। आज पीहू भी बहुत प्यारी लग रही थी। वो सिया से थोड़ी हेल्दी थी पर काफ़ी सुंदर थी। उसकी गुलाबी फ्रॉक और लहराते काले बाल उसे और भी खूबसूरत बना रहे थे।
पीहू सिया के पास आकर खड़ी हो गई और उसे ऊपर से नीचे देखने लगी। पीहू, ओए होए मेरे लाल टमाटर, जी चाहता है तुझे कच्चा चबा जाऊं, कितनी प्यारी लग रही है तू। सिया, अरे मेरे कमल के फूल, तू भी कुछ कम नहीं, आज तो बेलू, ओह सॉरी पीहू, एकदम परी लग रही है। पीहू, हम दोनों ही बेहद खूबसूरत और हसीन हैं। सिया, हाँ। पीहू, चलें अब। सिया, आज इसमें क्यों? पीहू, अरे ऐसा गाउन पहनकर मुझसे स्कूटी नहीं चलाई जाएगी, इसलिए तू चल अब। दोनों फटाफट कैब में बैठ गई और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। आज सिया को बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। दोनों बेफिक्री से कॉलेज पहुंच गईं और अंदर चली गईं। कॉलेज फंक्शन हॉल। दोनों फंक्शन हॉल में गईं, जहां पहले से काफी बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठे थे। पीहू और सिया चौथी लाइन में किनारे वाली सीट पर बैठ गईं। हॉल काफी सजाया गया था। एक बड़ा सा स्टेज था जिस पर चेयर्स और टेबल रखी थी। सामने बच्चों के लिए सिटिंग अरेंजमेंट थी, दोनों तरफ सीटें थीं और बीच में चलने का रास्ता था जो हॉल के मेन गेट से जुड़ा था। पीहू चलने वाले रास्ते के बिल्कुल पास वाली कुर्सी पर बैठी थी और उसके ठीक पास में सिया। थोड़ी देर में पूरा हॉल बच्चों से भर गया। चारों तरफ शोर था, सब आपस में बातें कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आए। उन्होंने माइक हाथ में लिया और बोले, गुड मॉर्निंग एवरीवन, अब आप सब शांत हो जाइए क्योंकि कुछ पलों में हम सब मिलने जा रहे हैं इंडिया की बहुत बड़ी कंपनी के मालिक और एक बेहद खास शख्सियत से। जी हाँ, कुछ ही देर में हम सबके बीच होंगे शेखावत ग्रुप एंड कंपनी के मालिक। आप सब वेट कीजिए, हम उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर लेकर आते हैं। इतना बोलकर प्रिंसिपल कुछ प्रोफेसरों के साथ हॉल के बाहर चले गए। कॉलेज के मेन गेट के पास जाकर खड़े हो गए। ग्रैंड एंट्री। कुछ ही देर में गेट खुला और एक साथ कई काले रंग की गाड़ियां लाइन से अंदर आने लगीं। आगे जाकर सभी गाड़ियां रुक गईं। उनमें से कई गार्ड बाहर निकले और चारों तरफ फैल गए। रेंज रोवर से ईशान बाहर आया। उसने पीछे का गेट खोला। सब लोगों की नजरें वहीं जाकर ठहर गईं। सब उत्साह से देखने लगे कि आखिर वो कौन है जिसने पूरी कॉलेज खरीद ली। प्रिंसिपल को घबराहट हो रही थी। वो ध्यान से देखने लगा। गेट खुला और उसमें से एक बेहद आकर्षक और हैंडसम आदमी बाहर निकला। उसकी शान और रौब उसके पूरे शरीर से झलक रहा था। काले रंग का कोट, अंदर काली शाइन वाली शर्ट, नीचे काली पैंट, पैरों में पॉलिश किए हुए महंगे ब्रांड के जूते, आंखों पर काला चश्मा। वो अपने कोट की जेब में बड़े स्टाइल से हाथ डालकर पूरे कॉलेज को देख रहा था। उसे देखकर सब लोग उसमें खो से गए। कोई इतना हैंडसम भी हो सकता है क्या? पर उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो बस बेरुखी से कॉलेज को देख रहा था। तभी एक प्रोफेसर ने प्रिंसिपल को आवाज दी। वो होश में आया और तुरंत उसकी तरफ बढ़ा। प्रिंसिपल उसके सामने जाकर बोला, वेलकम मिस्टर कबीर शेखावत, आइए, आपकी कॉलेज आपका इंतजार कर रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज के फंक्शन के चीफ गेस्ट बने। आइए, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। माफिया किंग ने तिरछी नजर से उसे देखा और अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ने लगा। अंदर हॉल में बच्चे आपस में बातें कर रहे थे। तभी कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल स्टेज पर आया और माइक में बोला, सब लोग शांत हो जाइए, मिस्टर शेखावत आ चुके हैं और अब कुछ ही पलों में आप सबके बीच होंगे। प्लीज अपनी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस्टर कबीर शेखावत का। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। सभी बच्चे पीछे देखने लगे। तभी गेट से कुछ गार्ड अंदर आए और चारों तरफ फैल गए। उनके बीच से एक दमदार पर्सनैलिटी का आदमी आगे बढ़ा। उसे देखकर तालियां और तेज हो गई। उसकी पर्सनैलिटी सच में सबको लुभा रही थी। लड़कियां तो उसे देखकर होश ही खो बैठी और बस उसे देखने लगी। कबीर शेखावत अपनी शान में आगे बढ़ रहा था। उसके एक तरफ ईशान था और दूसरी तरफ प्रिंसिपल। कबीर के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था। वो बेदर्द माफिया सबको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ता चला गया। पहली नज़र की टक्कर। सिया कब से आगे देख रही थी। तालियां तेज हुईं तो उसने भी पीछे मुड़कर देखा और उसकी नज़र सीधा कबीर की नज़रों से जा मिली। कबीर चलते हुए एक टक सिया को देख रहा था और सिया उसे। न जाने क्यों सिया को फिर से बेचैनी होने लगी। वो उन्हीं बेचैन निगाहों से कबीर की आंखों में देख रही थी। कबीर भी चलते हुए बस उसी को देख रहा था। उसकी बेचैनी से बोलती आंखें देखकर कबीर के चेहरे पर एक कातिल मुस्कान आ गई, जिसे देखकर हॉल में बैठी बाकी लड़कियां घायल हो गई। सिया खुद को संभाल पाई। उसने झट से अपना चेहरा पलट लिया और आगे देखने लगी। कबीर ने भी नजरें हटा ली। वो बिल्कुल उसके पास से गुजरा और उसे तिरछी नजर से देखते हुए स्टेज पर चढ़ गया। वाइस प्रिंसिपल ने उसका स्वागत किया और उससे हाथ मिलाया। ईशान उसके साथ ही था। प्रिंसिपल ने कबीर को मेन चेयर पर बैठा दिया। कबीर बड़े रौब से बैठ गया। उसके पास ईशान और प्रिंसिपल बैठे।
सिया ने आगे देखा तो उसकी नज़र फिर से कबीर की नज़रों से टकरा गई। वो वहाँ बैठा सिर्फ उसी को देख रहा था। सिया को फिर से वही बेचैनी हुई, उसका दिल धक धक करने लगा। उसने झट से अपना चेहरा झुका लिया। ये देखकर कबीर शैतानी मुस्कान से उसे देखने लगा। प्रिंसिपल खड़े हुए और माइक के पास जाकर बोले, डियर स्टूडेंट्स, हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आज हमारे बीच मिस्टर कबीर शेखावत मौजूद हैं, जो इंडिया के नंबर 1 बिजनेसमैन हैं और एशिया की सबसे बड़ी कंपनी शेखावत ग्रुप इन कंपनी के मालिक हैं। तो प्लीज़ उनका दिल से स्वागत कीजिए। पूरे हॉल में जोर जोर से तालियां बजने लगी। हूटिंग और तालियों से पूरा हॉल गूंज उठा। कबीर कब से सिया को देख रहा था, जो सिर झुकाए नीचे देख रही थी। उधर पीहू और ईशान की तो आंखें ही लड़ रही थी। जब से दोनों ने एक दूसरे को देखा था, गुस्से में एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। प्रिंसिपल आगे बोले, तो अब हम मिस्टर शेखावत का स्वागत करेंगे। अचानक ईशान खड़ा हुआ और प्रिंसिपल के पास आकर धीरे से बोला, ये सब आप रहने दीजिए, उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। आप बस जल्दी से फंक्शन शुरू कीजिए। प्रिंसिपल घबरा गया। उसने माइक में बोला, चलिए हम दिल से इनका स्वागत करते हैं और आज के फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज सभी सेमेस्टर्स के रिजल्ट्स सुनाए जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक हासिल की है वो स्टेज पर आएंगे और मिस्टर शेखावत के हाथों उन्हें अवार्ड मिलेगा। हॉल में फिर से तालियां गूंजने लगी। सिया की हालत खराब थी। वो पता नहीं क्यों ऊपर नहीं देख पा रही थी और कबीर चाहता था कि वो ऊपर देखे। प्रिंसिपल बोले, तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा, तो तैयार हो जाइए। सिया और पीहू घबराने लगी क्योंकि उनका रिजल्ट ही घोषित होने वाला था। फर्स्ट सेमेस्टर में तीसरे नंबर पर आए हैं मिस्टर रोहित चावला। हॉल में तालियां गूंजने लगी। वो लड़का स्टेज पर गया। कबीर ने सिया को देखते हुए उसके हाथ में अवार्ड थमा दिया। लड़के ने कबीर से हाथ मिलाना चाहा तो ईशान बीच में आ गया और उसे जाने का इशारा कर दिया। प्रिंसिपल बोले, सेकंड रैंक जिसने हासिल की है वो है मिस पीहू लाठौर। पूरे हॉल में फिर से तालियां गूंजने लगी। पीहू चौंक गई। सिया उसके लिए खुश हो गई और उसे गले लगा लिया। कबीर सिया के चेहरे की खुशी ध्यान से देख रहा था। पीहू स्टेज पर गई। उसकी नज़र फिर से ईशान से टकरा गई। उसने मुंह बिगागा और आगे बढ़ गई। उसे भी अवार्ड दिया गया। पीहू अवार्ड लेकर नीचे आ गई और अपनी सीट पर बैठ गई। सिया उसके लिए खुश थी और मुंह नीचे करके बैठ गई। प्रिंसिपल बोले, तो अब बारी है हमारे फर्स्ट रैंकर की। जिसने फर्स्ट रैंक हासिल की है वो है मिस सिया मल्होत्रा। पूरे हॉल में फिर से तालियां और हूटिंग की आवाजें गूंजने लगी। सिया घबरा गई। वो फर्स्ट आई थी। पीहू ने उसे टाइट हग किया। कबीर समझ गया कि यही लड़की सिया है। अब वो और भी शैतानी मुस्कान और दीवानगी से सिया को देखने लगा। प्रिंसिपल बोले, मिस सिया मल्होत्रा, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक योर अवार्ड फ्रॉम मिस्टर कबीर शेखावत। जैसे ही सिया का नाम अनाउंस हुआ वो घबरा गई। उसके हाथ पैर कांपने लगे। पीहू ने खुशी से सिया को टाइट हग किया। कबीर समझ गया था कि यही लड़की सिया है। कबीर इसे घूर कर देख रहा था। पूरे हॉल में तालियां बज रही थी पर सिया अपनी जगह से उठी नहीं। वो सिर झुकाकर नीचे देखती रही। पता नहीं क्यों उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी स्टेज पर जाने की। पीहू को उसका अजीब सा बर्ताव समझ नहीं आया। पीहू बोली, क्या हुआ तुझे? उठ ना, तू फर्स्ट आई है मेरी जान, चल। सिया फिर भी नहीं उठी। सब लोग अब उसी की तरफ देखने लगे। कबीर उसकी बेचैनी अच्छे से समझ रहा था। वो वहीं बैठा कातिल अंदाज में मुस्कुरा रहा था। पीहू, सिया पागल है क्या तू? क्या हुआ तुझे? जा, तेरा नाम लिया है। सिया नीचे देखते हुए बोली, मुझे नहीं जाना वहां और मुझे नहीं चाहिए कोई अवार्ड। पीहू कुछ बोलती इससे पहले प्रिंसिपल बोले, मिस सिया मल्होत्रा, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक योर अवार्ड। सिया का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। अब उसे जाना ही पड़ेगा। सिया ने गहरी सांस ली और हिम्मत करके जैसे ही अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, उसने ऊपर देखा तो कबीर उसे ही देख रहा था। सिया डरकर फिर से बैठ गई। पीहू ने उसे जबरदस्ती खड़ा किया। सिया नीचे देखते हुए रो से बाहर आई। अब वो उस रास्ते पर आ गई थी जहां से स्टेज पर जाना था। पूरी की पूरी सिया अब कबीर के सामने खड़ी थी। कबीर उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सिया सच में आज उस लाल ड्रेस में कमाल की खूबसूरत लग रही थी। पीहू ने उसे आगे जाने का इशारा किया। सिया ने हिम्मत की और जैसे ही आगे बढ़ी, उसका पैर उसकी लंबी फ्रॉक में अटक गया। वो मुंह के बल गिरने ही वाली थी। सिया को यूं गिरते देख कबीर झट से अपनी चेयर से खड़ा हो गया। कबीर को खड़ा देख ईशान भी खड़ा हो गया। सिया बुरी तरह गिरने वाली थी, पर वक्त रहते पीहू ने उसका हाथ पकड़ लिया। सिया घबरा गई और तेज तेज सांस लेने लगी। पीहू ने उसकी ड्रेस आगे से ठीक की और उसे शांत रहने का इशारा किया। सिया ने हामी भरी और फिर से आगे बढ़ने लगी। सभी का ध्यान अब स्टेज की तरफ गया। सबने देखा कि कबीर शेखावत खड़ा हुआ है और सिया को एकटक देख रहा है। ये बात पीहू ने भी नोटिस की। सबकी नजरें कबीर की तरफ थीं। ईशान ने उसके कान में कहा, भाई, सब आपको देख रहे हैं।
कबीर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सिया को स्टेज पर आते देखता रहा। कबीर उसकी लंबी फ्रॉक को देख रहा था कि कहीं फिर से वो उसके पैरों में ना आ जाए। सिया संभल कर चल रही थी और स्टेज की सीढ़ियों तक पहुंच गई। वो एक कोमल फूल की तरह हौले हौले एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी और उसका माफिया उसकी हर एक अदा का दीवाना होता जा रहा था। जब तक सिया स्टेज पर नहीं पहुंची, कबीर खड़ा ही रहा। जैसे ही सिया स्टेज पर पहुंची, कबीर फिर से अपनी चेयर पर बैठ गया। अब वो उसे आराम से अपनी अजीब नज़रों से देखने लगा। सिया चलकर प्रिंसिपल के पास खड़ी हो गई। प्रिंसिपल ने उसका स्वागत किया और कहा, बधाई हो मिस सिया, आप पहले स्थान पर आई हैं। सिया धीरे से बोली, जो सिर्फ प्रिंसिपल ने सुना। थैंक यू सर। प्रिंसिपल, अब आप अपना अवार्ड ले लें। सिया ने अपनी फ्रॉक को कसकर पकड़ लिया। ये हरकत कबीर ने देख ली। वो फिर से शैतानी नज़र से उसे देखने लगा। एक टीचर ने कबीर के हाथ में अवार्ड दिया। कबीर अवार्ड लेकर अपनी चेयर से खड़ा हुआ और आगे आकर बिल्कुल सिया के बगल में खड़ा हो गया। उन दोनों की जोड़ी बेहद हसीन लग रही थी। कबीर करीब 6 फुट 1 इंच का था और सिया करीब 5 फुट 5 इंच की। दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी। कबीर को इतना पास देखकर सिया बहुत बेचैन हो रही थी। वहीं कबीर बस उसे देख रहा था। प्रिंसिपल, प्लीज मिस्टर शेखावत। कबीर ने अवार्ड सिया की तरफ बढ़ाया, पर सिया की नज़रें अब भी नीचे थीं। कबीर पहली बार उसका चेहरा इतने पास से देख रहा था। माफिया बॉस उस जालिम के चेहरे में खो गया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो कब से नीचे देख रही थी। कबीर ने उसके हाथ में अवार्ड थमाते हुए धीरे से कहा, जो सिर्फ सिया ने सुना, काम ऐसा किया है कि नज़रें उठाकर चले। तो इन झुकी नज़रों का राज क्या है? सिया के कानों में उस आदमी की बेहद आकर्षक और जुनून से भरी आवाज़ पड़ी। उसका दिल फिर जोर से धक धक करने लगा। सिया ने हिम्मत की और ऊपर देखा तो कबीर उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें फिर से टकरा गईं। कबीर उसकी भूली आंखों को देखकर मन में बोला, खामोश चेहरा, बोलती आंखें। तालियों के शोर से सिया होश में आई। उसने नज़रें हटा ली और फिर से नीचे देखने लगी। कबीर ने उसे अवार्ड दे दिया। फिर धीरे से पर बेहद जुनून से बोला, कांच सा नाजुक बदन है, इस पर इतने जुल्म नाजायज़ है। सिया को उसकी बात समझ नहीं आई। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी तो कबीर बोला, इस तरह के कपड़े पहनूं तो संभल कर चलो मिस सिया। सिया ने तुरंत अपनी नज़रें झुका लीं। वो पलटकर फिर से प्रिंसिपल के पास चली गई। कबीर उसे देखकर मुस्कुराया और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया। प्रिंसिपल, अब मैं चाहूँगा कि मिस सिया माइक में कुछ बोले, क्योंकि वो हमारे कॉलेज की ब्रिलियंट स्टूडेंट है और स्कूल में भी टॉपर रह चुकी हैं। सिया के पसीने छूटने लगे थे। वो तो जल्दी से नीचे उतरकर अपनी सीट पर बैठना चाहती थी, मगर ये क्या नया सिस्टम था? उसे तो कुछ बोलना ही नहीं था। सिया धीरे से बोली, सर प्लीज़ मुझे कुछ नहीं कहना। उसकी बात सुनकर प्रिंसिपल मुस्कुरा दिए और माइक में बोले, लगता है हमारी बच्ची को बोलने में शर्म आ रही है, इसलिए कुछ कहने से मना कर रही है। कबीर बेचैनी से सिया को देख रहा था। वो खुद चाहता था कि वो कुछ बोले ताकि वो उसकी आवाज़ सुन सके, जो अब तक उसने नहीं सुनी थी। सब लोग तालियां बजाकर सिया को प्रोत्साहित करने लगे। पीहू भी उसे इशारे से बोलने को कह रही थी। सबके जोर देने पर सिया ने माइक हाथ में लिया और संभलकर खड़ी हो गई। उसने आंखें बंद की, होंठ भींचे और गहरी सांस लेकर आंखें खोली। उसकी हर एक हरकत कबीर अपने जहन में उतार रहा था। वो पागल सा होता जा रहा था। सिया ने बस इतना कहा, थैंक यू एवरीवन। इतना कहकर उसने माइक वहीं रखा और तेज कदमों से स्टेज से उतरने लगी। वो बिल्कुल नहीं रुकी और सीधा नीचे चली गई। कबीर दीवानों की तरह उसे देखते हुए जा रहा था। सिया की ये हरकत सबको अजीब लगी। वो पीहू के पास आई और अपनी सीट पर बैठ गई। पीहू ने देखा कि उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने अवार्ड अपनी गोद में रखा और पानी की बोतल सिया को थमा दी। सिया पानी पीने लगी। कबीर उसे पानी पीते हुए देख रहा था। पानी पीते वक्त एक बूंद उसकी गोरी गर्दन से फिसलकर उसके सीने में चली गई। कबीर को अजीब सा एहसास हुआ। वो नशीली नज़रों से उसे देखने लगा। अब सिया थोड़ी शांत हुई और चुपचाप बैठी रही। फंक्शन चलता रहा, मगर सिया के बाद बाकी स्टूडेंट्स को अवार्ड वाइस प्रिंसिपल में दिए। कबीर पूरी सेरेमनी में बस सिया को ही देखता रहा। जैसे ही वो ऊपर देखती, कबीर की नज़र खुद पर पाकर फिर नीचे झुका लेती। उसकी ये हरकतें कबीर को हद से ज्यादा दीवाना बना रही थी। उधर पीहू और ईशान कब से एक दूसरे को आंख दिखा रहे थे। उनका अलग ही सीन चल रहा था। कुछ देर बाद सारे अवार्ड बंट गए। फिर प्रिंसिपल बोले, अब वक्त आ गया है मिस्टर शेखावत के जाने का। सब लोग जोरदार तालियों से उनका आभार व्यक्त करें। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कबीर अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और स्टेज से नीचे उतरने लगा। सिया छुप छुप कर उसे देख रही थी। कबीर ने उसे देख लिया। सिया ने झट से सिर झुका लिया।
कबीर शैतानी मुस्कान लिए सीढ़ियों से उतरा और सिया को तिरछी नजर से देखते हुए हॉल से बाहर चला गया। उसके सारे आदमी उसके पीछे पीछे निकल गए। अब जाकर सिया ने चैन की सांस ली और सीट से सिर टिकाकर बैठ गई। कुछ देर बाद सारे स्टूडेंट्स भी बाहर आ गए और अपने अपने घर जाने लगे। सिया और पीहू कॉलेज से बाहर आई और एक तरफ खड़ी होकर कैब का इंतजार करने लगी जो पीहू ने बुक की थी। सिया को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर घुमाई मगर कोई दिखाई नहीं दिया। अंदर ही अंदर उसे एहसास हो चुका था कि कोई तो है जो लगातार उसे ही देख रहा है, बस दिख नहीं रहा। काफी देर तक दोनों वहीं खड़ी रहीं मगर कैब नहीं आई। अब सिया को वहां खड़ा रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वो बोली, पीहू चल ना, कोई टैक्सी ले लेते हैं, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। पीहू, अरे रुक ना, आती ही होगी कैब, उसी में चलेंगे आराम से। सिया अपने दिल पर हाथ रख लेती है। उसे ऐसा करते देख दूर कार में बैठा कबीर भी अपने दिल पर हाथ रख लेता है। वो आंखें बंद कर जुनून से बुदबुदाता है, अच्छा तो ये है वो नाचीज जिसने तुम्हें बेचैन किया और मुझे दीवाना बना दिया। उफ, इसकी ये खता कि उस जालिम का सारा चैन ले गई। सिया और पीहू कब से खड़ी थी, कैब अब तक नहीं आई। तभी उनके पास एक रेंज रोवर आकर रुकी। दोनों उस महंगी गाड़ी को देखने लगी। अचानक आगे का गेट खुला, ईशान बाहर आया और उनके सामने खड़ा हो गया। वो बोला, आप दोनों यहाँ मत खड़ी रहिए, आइए हम आपको घर छोड़ देते हैं। पीहू, जी कोई ज़रूरत नहीं, हम देख लेंगे। इतना कहकर उसने मुंह फेर लिया। ईशान को इतना गुस्सा आया कि मन किया इसे उठाकर गाड़ी में बिठा दे। कार में बैठा माफिया किंग बंद शीशे से सिया को देख रहा था। वो मासूमियत की मूरत बनी चुपचाप उनकी बहस सुन रही थी। बाहर हवा चल रही थी, उसके बाल उड़कर उसके हसीन चेहरे पर आ रही थी। हवा की वजह से उसकी पलकें खुद ब खुद झपक रही थी। ये नज़ारा कबीर को बिना मारे घायल करने के लिए काफ़ी था। ईशान और पीहू बहस कर रहे थे, सिया दोनों को देख रही थी। तभी पीछे का शीशा नीचे हुआ, सबकी नज़र उधर गई। सिया ने जैसे ही देखा वो चौंक गई। उसका दिल फिर तेज धड़कने लगा। उसकी नजरें कबीर की नजरों से जा मिली। ईशान और पीहू की बहस चल रही थी और सिया मासूमों की तरह उन्हें देख रही थी। तभी गाड़ी का पिछला शीशा नीचे हुआ। सबकी नजर उधर गई। सिया ने जैसे ही उधर देखा, उसकी नज़र सीधे कबीर की नज़रों से जा टकराई। कबीर बिना किसी भाव के उसे देख रहा था। उधर सिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर ने नज़र हटाई और ईशान को देखते हुए गुस्से में बोला, एक काम ठीक से नहीं हो सकता तुमसे? ईशान ने सर झुका लिया। सॉरी भाई। कबीर, यहाँ लड़ाई करवाने भेजा था? ईशान कुछ कहता उससे पहले कबीर की नज़र फिर सिया पर चली गई, जो सिर झुकाए रोड की तरफ देख रही थी। अचानक सिया के कानों में वही गहरी और असरदार आवाज़ गूंजी, सिया। सिया के रोंगटे खड़े हो गए। किसी ने उसका नाम ऐसे लिया था कि वो खुद बयान नहीं कर पा रही थी। उसने कसकर आंखें बंद कर ली और चेहरा और नीचे झुका लिया। उसे ऐसा करते देख कबीर के चेहरे पर कातिल मुस्कान फैल गई। वो शिद्दत से उसे घूरने लगा। सिया चुपचाप नीचे देख रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऊपर क्यों नहीं देख पा रही, इतनी घबरा क्यों रही है। फिर उसके कानों में वही बेहद आकर्षक आवाज़ पड़ी, सिया। सिया ने अपनी फ्रॉक कसकर पकड़ ली और आंखें और जोर से बंद कर ली। पीहू उसे देख रही थी कि वो जवाब क्यों नहीं दे रही। कबीर तो बस उसे नशीली नज़रों से देख रहा था। उसका बस चलता तो अभी उसका हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बैठा देता। पीहू पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सिया, मिस्टर राजपूत तुझे बुला रहे हैं, जवाब तो दे। सिया सिर झुकाए बोली, पीहू, कैब कब तक आएगी? मुझे घर जाना है। कबीर ठंडे लहजे में बोला, नहीं आएगी। पीहू चौंक कर कबीर की तरफ देखने लगी। ईशान बोला, कैब वालों की हड़ताल है, आज नहीं आएगी। पीहू, ओह, तभी सोच रही थी अब तक आई क्यों नहीं। ईशान, तुम कुछ सोचती ही कहाँ हो। पीहू, क्या कहा? ईशान, कुछ नहीं। दोनों ने फिर एक दूसरे को घूरा और मुंह फेर कर खड़े हो गए। कबीर ने ईशान की तरफ देखा। ईशान सिया को देखकर बोला, आप दोनों हमारे साथ चलिए, यहाँ खड़ा रहना सेफ नहीं है और अब काफ़ी लेट भी हो चुका है। पीहू को उसकी बात ठीक लगी। उसने सिया का हाथ पकड़ा और उसे थोड़ा पीछे ले जाकर बोली, देख, अकेले यहाँ खड़े नहीं रह सकते, पता है ना, इधर उधर लुच्चे लड़के घूमते रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनसे लिफ्ट ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। सिया ने उसे घूर कर देखा। पागल है तू, किसी के साथ भी चली जाएगी क्या? पीहू, अबे, अपनी कॉलेज का मालिक खड़ा हमारा वेट कर रहा है और एशिया की नंबर 1 कंपनी का मालिक हमें घर छोड़ रहा है, और क्या जानना है। सिया ने मुंह बिगाड़ा। पीहू वापस गाड़ी के पास गई और बोली,
ठीक है, आप लोग हमें घर ड्रॉप कर दीजिए। ईशान उसे देखकर धीरे से बुदबुदाया। अब आई ऊंटनी पहाड़ के नीचे। पीहू, क्या कहा? ईशान ने कुछ नहीं कहा। उसने पीछे का दरवाजा खोला तो कबीर गाड़ी से बाहर उतर आया। कबीर को बाहर देख उसके सारे गार्ड उसके आसपास आ खड़े हुए। पीहू ध्यान से उसे देखने लगी। सच में ये आदमी कमाल का था, अलग ही रुतबा और पर्सनैलिटी तो लाजवाब। कबीर बाहर खड़ा हो गया और थोड़ी साइड में मुंह फेरकर खड़ी सिया को देखने लगा। पीहू ने सिया को देखा और बोली, अब आजा, लेट हो रहा है, अब तक वहीं खड़ी है। सिया तुरंत आगे बढ़ी और कबीर के पास से गुजरी। कबीर उसकी चाल, उसकी झिझक सब अपने अंदर उतार रहा था। उसकी नज़र उसके नीचे लटकते गाउन पर टिक गई, कहीं वो फिर से अटक कर गिर न जाए। सिया कार के पास पहुंची। पीहू अंदर बैठने लगी, तभी सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पहले बैठने दे। पीहू, ले जा, घुस जा। सिया तुरंत अंदर गई और खिसककर सामने वाले दरवाजे से चिपक कर बैठ गई। उसकी ये हरकत कबीर सब समझ रहा था। पीहू सिया के पास आकर बैठ गई। सिया चैन के सांस ले रही थी कि अब कबीर आगे वाली सीट पर बैठेगा, पर वो ठहरा खतरनाक माफिया। कबीर पीहू की तरफ आया और गेट बंद कर दिया। दोनों उसे देखती रह गई। फिर वो कार की दूसरी तरफ गया। उसने सिया वाली साइड का दरवाजा खोला। सिया झेंप गई और डर भी गई। कबीर ने हाथ के इशारे से उसे थोड़ा खिसकने को कहा। सिया थोड़ी की जगह बहुत ज्यादा खिसक गई और पीहू से चिपक गई। पीहू को उसकी हरकतें बड़ी अजीब लगी। कबीर आराम से अंदर बैठ गया। वो सिया को बिल्कुल टच नहीं हुआ। गाड़ी में जगह काफी थी। सिया और कबीर के बीच थोड़ी दूरी थी, जिसे सिया पार नहीं करना चाहती थी और जिसे कबीर पूरी तरह मिटा देना चाहता था। ईशान भी गाड़ी में बैठ गया। कुछ ही देर में गाड़ी स्टार्ट हुई और आगे बढ़ने लगी। कबीर बिना किसी भाव के सामने देख रहा था, पर उसकी तिरछी नजर कई बार सिया पर जा चुकी थी। सिया ने अभी तक उसे देखा नहीं था। कार में एकदम खामोशी थी। उसे तोड़ने का आइडिया ईशान के दिमाग में आया। वो पीछे पलटा और सिया को देखकर बोला, कंग्रेचुलेशंस मिस सिया, आप फर्स्ट सेमेस्टर की विनर बनी। सिया नीचे देखकर बोली, थैंक यू। उसकी धीमी और मधुर आवाज कबीर के कानों में पड़ी। वो अंदर ही अंदर खिंच सा गया। उसके मन में तलब पैदा हुई उसकी ये आवाज बार बार सुनने की, पर करे भी क्या? ये तो थैंक यू के अलावा कुछ बोलती ही नहीं। ईशान फिर बोला, वैसे आपकी उम्र कितनी है मिस सिया? पीहू को उस पर गुस्सा आ गया। वो तुरंत बोली, आपको क्या मतलब? दोनों की बहस शुरू हो गई। तभी उन सब के कानों में एक मासूम और बेहद मीठी आवाज पड़ी, 21 साल की हूं मैं। कबीर की नजरें सिया पर टिक गई। ऐसी बला है ये कि इसके लिए सब कुछ हार जाओ। वो उसे एक टक देखने लगा। कबीर अपने मन में बुदबुदाया, पालो बिचको खोदू खुद को। ईशान और पीहू की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। सिया ने हिम्मत करके अपनी साइड में देखा। वो देखती रह गई। कबीर की तेज नजरें उसी पर ठहरी हुई थीं। वो अपनी रहस्यमयी आंखों और हल्की मुस्कान से उसे देख रहा था। अब सिया से सहन नहीं हुआ। उसने हिम्मत की और धीरे से आगे देखते हुए बोली, आंखों का तेज हमसे बर्दाश्त नहीं होता। नजरें चुराना हमें गवारा नहीं, पर मजबूर आंखें सामने वाले की तेज नजर देखकर खुद ब खुद झुक जाती हैं। उसकी बात सिर्फ कबीर ने सुनी। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। अब वो और तेज नजर और जुनून से सिया को देखने लगा। ये लड़की सच में जालिम है। हर तरह के जुल्म एक बेदर्द माफिया पर ढा रही है। हर पल उसे मजबूर कर रही है कि वो उसके लिए पागल हो जाए। अपने ऊपर कबीर की नज़र महसूस कर सिया ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की आंखें बिना पलक झपकाए एक दूसरे में अपनी मंजिल ढूंढने लगी। कबीर धीमी आवाज में बोला, कर दिया दीवाना दर्द खास ने, चैन छीना तेरे एक एहसास ने। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगाया। सिया का बैलेंस बिगड़ गया। वो आगे सीट से टकराने ही वाली थी कि कबीर ने फुर्ती से हाथ बढ़ाया और उसके गालों को थाम लिया। सिया टकराने से बच गई। अपने गालों पर किसी अनजान की छुअन भी उसे अजनबी नहीं लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कबीर उसकी बढ़ती बेचैनी देख रहा था। उसकी आंखों का जुनून अब हर हद पार करना चाहता था। सिया ने अपने दिल पर हाथ रखा। उसे देखकर कबीर ने भी अपना दूसरा हाथ अपने सीने पर रख लिया। वो जुनून से उसी हाथ को देखने लगा जो सिया ने अपने दिल पर रखा था। उधर पीहू और ईशान आपस में बहस कर रहे थे। पीहू का चेहरा सीट से टकरा गया था। वो इल्जाम ईशान पर लगा रही थी। पीहू, तुम्हारी बातों में ध्यान दिया तो लग गई मुझे। देखो। ईशान, खुद संभल कर बैठना चाहिए, दूसरों पर ब्लेम नहीं करना चाहिए, समझी नकचड़ी। पीहू, चुप रहो अंकल। दोनों फिर से शुरू हो गए। उनकी लड़ाई से बेखबर सिया और कबीर अपनी ही अलग दुनिया में थे। पीहू और ईशान आपस में झगड़ रहे थे और सिया और कबीर एक दूसरे को देख रहे थे। कबीर की तेज और जुनून से भरी नजरें सिया से सहन नहीं हो पा रही थी। ईशान और पीहू की लड़ाई अब बढ़ चुकी थी। पीहू,
मोटा अंकल हर बात पे चिड़चिड़ करता रहता है, शर्म नहीं आती एक लड़की से लड़ाई करते हुए। ईशान, कौन लड़की? तुम तो छिपकली हो। नहीं, तुम तो नकचड़ी हो, पूरा दिन बस अपनी नाक फुला लेती हो। पीहू, तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। ईशान, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा नकचड़ी। ओए अंकल कहीं के। सिया और कबीर आराम से एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी सिया के कानों में उनकी लड़ाई की आवाज आने लगी। अचानक सिया ने कबीर से नजरें चुरा ली और उन दोनों की तरफ देखने लगी। कबीर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि सिया ने उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया। वो दोनों कितनी शांति से एक दूसरे को देख रहे थे और इन दोनों की लड़ाई की वजह से सिया का ध्यान उससे हट गया था। कबीर गुस्से से पीहू और ईशान को देखने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। पीहू और ईशान और तेज लड़ने लगे। तभी उनके कानों में किसी की भयानक और रौबदार आवाज पड़ी, शट अप। दोनों एक साथ उधर मुड़े। उन्होंने देखा कबीर उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। पीहू झेम गई और नीचे देखने लगी। ईशान बोला, सॉरी भाई। कबीर ने देखा सिया अभी तक सामने नहीं देख रही थी तो उसने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। सिया ने तिरछी नजर से देखा कि कबीर का हाथ उसकी तरफ आ रहा है। वो डरने लगी और उससे दूर खिसकने लगी। पीहू ने देखा वो पूरा उसके अंदर घुस गई थी। मजाक में पीहू ने उसे हल्का सा धक्का दिया। सिया सीधा कबीर की तरफ चली गई। कबीर ने अपनी बाहें फैला दी और उसे अपने पास थाम लिया। सिया की धड़कनें तेज हो गई। उसकी हिम्मत नहीं थी कि ऊपर कबीर की आंखों में देख सके। सिया के दोनों हाथ कबीर के सीने पर थे। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी का दिल भी तेज धड़क रहा है। कबीर ने सिया को कमर से पकड़ा हुआ था और उसके झुके हुए चेहरे को देख रहा था। सिया खुद को छुड़ाने लगी तो कबीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया और अपनी तरफ खींचते हुए धीरे से बोला, कसमसाहट बड़ी है छूटने की, पर ए बेखबर जालिम, अब तो उम्र भर यहीं रहना है। ना छूट पाओगी न छूटने दूंगा। ऐसा जुनून और दीवानगी का आलम है। सिया उसकी बातों की गहराई नहीं समझ पाई। वो अब भी खुद को छुड़ाने लगी तो कबीर ने उसका एक हाथ पकड़ लिया और उसे लेकर बैठ गया। अब कबीर सामने देख रहा था। सिया चुपके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वो ठहरा मजबूत माफिया। उसकी ताकत के आगे सिया कुछ भी नहीं थी। पूरे रास्ते सिया अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही और कबीर उसके हाथ को दबाए जाता रहा और जुनून से सामने देखता रहा। आखिरकार सिया हार गई और चुपचाप सीट का सहारा लेकर बैठ गई। उसे नहीं पता था कि जिस इंसान के पास वो बैठी है, जिसने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि द ग्रेट एंड रूड माफिया किंग है, जिसका पूरा अंडरवर्ल्ड जिसके नाम से कांपता है, जिसके आसपास होने के एहसास मात्र से बड़े बड़े गैंग डर जाते हैं। जिस माफिया के नाम से ही सिया डरती है, वही बेदर्द माफिया किंग अब से उसके पीछे पड़ चुका है और अब सिया की हर सांस पर, सिया की हर एक चीज पर उसका और सिर्फ उसका हक है। कबीर सिया के कोमल हाथों को दबा रहा था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था ऐसा करना। जिसके हाथ इतने नर्म हो सकते हैं तो उसका पूरा जिस्म कितना नर्म होगा, ऐसा ख्याल उसके जहन में आने लगा। उसका जुनून और बढ़ने लगा। कबीर ने उसकी उंगली पकड़ी और हल्का सा दबा दिया। सिया के मुंह से आवाज निकल गई, आह। सब लोग सिया की तरफ देखने लगे सिवाय कबीर के, क्योंकि वो तो सामने देख रहा था। पीहू, क्या हुआ तुझे? सिया, कुछ नहीं। पीहू, तो चीखी क्यों? सिया, कहा ना कुछ नहीं। पीहू ने सिया की तरफ मुंह बिगाड़ा और सामने उस अंकल को देखने लगी। ईशान आगे वाले कांच से पीहू को देख रहा था। वो उसे देखकर तरह तरह के मुंह बना रही थी। कबीर ने सिया की उंगलियों में अपनी उंगली फंसा ली और उसके कोमल हाथों को महसूस करने लगा। सिया को बहुत अजीब लग रहा था, पर उस आदमी की छुअन न जाने क्यों उसे गंदी या बेईमानी वाली नहीं लगी। पूरे रास्ते यही चलता रहा। माफिया किंग यानी कबीर सिया का हाथ पकड़े बैठा रहा। पीहू ने उन्हें सिया के घर का रास्ता बता दिया, हालांकि उन्हें पहले से सब कुछ पता था। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी सिया के घर के सामने आकर रुकी। ईशान उतरा और पीहू वाली साइड का गेट खोल दिया। पीहू उसकी तरफ मुंह बिगाड़कर बाहर निकली। अब सिया ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की पर कबीर छोड़ने को तैयार नहीं था, बल्कि उसने और कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। पीहू बाहर खड़ी उसका वेट कर रही थी। जब सिया अभी तक बाहर नहीं आई तो पीहू अंदर झांक कर बोली, यहीं रहेगी क्या पूरी रात? चल घर आ गया। सिया पीहू को बताना चाहती थी कि इस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, वो कैसे बाहर आए। सिया बेबसी से पीहू को देख रही थी। कुछ बोले बिना पीहू वापस बाहर खड़ी हो गई। सिया अब भी बाहर नहीं आई। वो पूरी ताकत लगा रही थी पर उसका हाथ छूट ही नहीं रहा था। सिया की आंखें भर आईं। कबीर दीवानों की तरह उसके बेचैन चेहरे को देख रहा था। उसने उसके गाल पर हाथ रखा और धीमे से बोला, तुझे पाना जुनून है मेरा, तुझे चाहना ख्वाब है मेरा, दोनों को मुकम्मल करूंगा एक रोज। सिया कुछ नहीं समझी।
और बोली, मिस्टर शेखावत, प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी दोस्त मेरा वेट कर रही है, प्लीज लेट मी गो। कबीर, नेवर। सिया, सर। कबीर, हाथ लगा है नूर मेरे, जाने कैसे दूं अपनी धड़कन को सीने से दूर। सिया ने अपना दूसरा हाथ कबीर के सीने पर रख दिया। कबीर की पकड़ अपने आप ढीली हो गई। वो अपने सीने पर उसके हाथों को महसूस करने लगा। ये उस लड़की ने क्या कर दिया, क्यों कर दिया? अब उसे लगने लगा कि क्या वो कभी इस बेदर्द माफिया से बच पाएगा? क्या वो कभी उससे दूर जा पाएगी? कभी नहीं। अब तो उसकी हर एक सांस पर, हर धड़कन पर, उसके जिस्म पर बस माफिया किंग का ही हक है। जैसे ही कबीर की पकड़ ढीली हुई, सिया ने मौका देखा और झट से कार से उतर गई। कबीर उसे बाहर जाते हुए देखता रह गया। उसने बड़ी चालाकी से खुद को छुड़ा लिया था। कबीर बुदबुदाया, खूबसूरत हसीना, सल्तनत की मलिका बनने का रुतबा रखती है। माफिया किंग की मलिका, माफिया किंग की महबूबा। कबीर कातिल नजरों से उसे भागते हुए देख रहा था। सिया भागकर सीधे अपने घर में घुस गई। पीहू उसे देखती रह गई। वो आगे आई, उन दोनों को थैंक यू बोला और घर के अंदर चली गई। ईशान उसे जाते हुए देख रहा था। अभी तो उसे और लड़ाई करनी थी, पर ये तो चली गई। ईशान भी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़ी और आगे बढ़ने लगा। पीछे की सीट पर बैठा कबीर सिया के कमरे की खिड़की को जुनून से देख रहा था। उसे यकीन था वो आएगी। गाड़ी वहीं खड़ी रही जब तक कबीर का ऑर्डर न मिले। कबीर बिना पलक झपकाए उस खिड़की को देखता रहा। फिर उसने ध्यान से देखा, कोई छुपकर उसे देख रहा है, क्योंकि लंबे बाल उड़कर खिड़की से बाहर आ रहे थे। कबीर पहचान गया, ये उसकी मलिका ही थी जो उसे छिपकर देख रही थी, पर सामने आने की उसकी हिम्मत नहीं थी। कबीर की दीवानगी और बढ़ गई। अब वो रुक नहीं सकता था। उसने ड्राइवर से कहा, गाड़ी कहीं छुपा दो। ड्राइवर गाड़ी आगे ले गया। सिया ने छुपकर देखा। उसे लगा कबीर चला गया है। उसने चैन की सांस ली और खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। वो बाहर की ताज़ी हवा लेने लगी। सिया आंखें बंद कर हवा को महसूस कर रही थी। तभी उसे एहसास हुआ कोई उसे देख रहा है, बहुत जुनून से। सिया ने झट से आंखें खोली और नीचे देखा। वो चौंक गई। कोट पैंट पहने एक बेहद आकर्षक और रौबदार आदमी नीचे सड़क पर खड़ा था। वो एक टक ऊपर सिया को देख रहा था। उसे देखकर सिया घबरा गई और पीछे खिसकने लगी। तभी कबीर ने अपनी आंखें तरेर कर उसे देखा। सिया वहीं रुक गई। कबीर ने अपनी पहली 2 उंगलियों से इशारा किया आगे आने के लिए। सिया चुपचाप आगे आ गई। फिर कबीर ने इशारे से उसे वहीं रुकने को कहा। सिया रुक गई। अब कबीर ने अपने दोनों हाथ कोट की जेब में डाले और सिया की खूबसूरती को जुनून से देखने लगा। एक एहसास जो धीरे धीरे जुनून बन रहा है, एक नज़र जो अब पीछा छोड़ने वाली नहीं। सिया अभी नहीं जानती कि जिसकी बाहों में उसकी धड़कन तेज होती है, वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सच है। और कबीर शेखावत, जो दुनिया के लिए माफिया किंग है, उसने अपने दिल की सल्तनत सिया के नाम कर दी है। लेकिन ये इश्क आसान नहीं होगा, क्योंकि माफिया की दुनिया में प्यार की कीमत अक्सर खून से चुकानी पड़ती है। आगे क्या होगा? क्या सिया जान पाएगी कबीर का सच, या फिर ये जुनूनी मोहब्बत उसे तबाह कर देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए माफिया किंग का जुनूनी इश्क के अगले एपिसोड में।